अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी और मैं हूं फातिमा नासिर। सिटी एट 10 में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूं कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं और अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ काइंडनेस के साथ पेश आने की कोशिश करें, क्योंकि हो सकता है आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद बहुत मुश्किल गुजर रहा हो उसे आसान कर दे। हो सकता है कोई बहुत परेशानी में और आपसे बात करने से, आपकी किसी बात से उनका दिल जो है वो हल्का हो जाए। बाकायदा तौर पे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आइंदा 24 घंटे में फैसलाबाद में किस तरह के मौसम की सूरत हाल रहने वाले हैं। अगर बात करें ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की तो 39 डिग्रीज रहेगा और कम से कम टेम्परेचर 31 डिग्रीज रहेगा। इसी के साथ अगर बात करें बारिश के हवाले से, जो कि आज सुबह से बादल आसमान में छाए हुए हैं, तो हो सकता है कि बारिश होती हुई नजर आए हमें पूरे दिन के थ्रू, लेकिन इस वक्त यही है कि 10% चांसेस हैं कि दिन में हमें बारिश देखने को मिलेगी। साथ ही साथ हवा 6 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलेगी और मौसम जो है अमूमन जितना गर्म होता है उससे थोड़ा बेहतर होगा, लेकिन हाइड्रेटेड रहने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और सनस्क्रीन लाजमी तौर पे लगाना मत भूलें। सिर्फ फेस के ऊपर नहीं बल्कि जितने भी आपके एक्सपोज एरिया हैं, जिस तरह से आपके बाजू हो गए, आपके हाथ हो गए, आपके पैर हो गए, लाजमी तौर पर सनस्क्रीन का बहुत सारा इस्तेमाल करें। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं फातिमा। और महकमा मौसमियात के मुताबिक एक और रेन स्पेल है जो कि चंद दिनों के अंदर फैसलाबाद के अंदर होगा। प्रिडिक्शन की जा रही है, ये कहा जा रहा है कि बारिशें जो हैं वो मानसून की अब फिर से स्टार्ट होंगी शहर फैसलाबाद के अंदर। और ये खबर सुनने के बाद जहां शहरियों के चेहरों पे मुस्कुराहटें आ रही हैं, परेशानियां भी हैं, क्योंकि वासा हकाम की जानब से जो गुज़श्ता दिनों के अंदर सूरत हाल देखी गई उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको जनाब ये भी बताता चलूं कि किसी भी किस्म का आपके अंदर टैलेंट मौजूद है तो उस टैलेंट को ज़ाया मत होने दें। आपने जस्ट क्या करना है, 30 सेकंड की वीडियो बनाएं अपने सिंगिंग के टैलेंट की, स्केचिंग का हो, एक्टिंग का हो, होस्टिंग का हो, या कोई भी टैलेंट आपके अंदर मौजूद है, उसकी वीडियो बना के व्हाट्सएप करें हमें। व्हाट्सएप करने के लिए नंबर जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त दिया जा रहा है। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना होगा, हम आपका टैलेंट टीवी के ऊपर दिखाएंगे और आप वायरल भी हो सकते हैं। यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ आपकी खुशियों में भी जनाब शामिल होंगे। आपकी खुशियां भी आप अकेले नहीं मनाएंगे। अपनी बर्थडे सेलिब्रेशन की, केक कटिंग सेरेमनी की 30 सेकंड की वीडियो बना के व्हाट्सएप करें हमें उस नंबर पे जो कि इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है। हम अपने स्टूडियो से मॉर्निंग शो के सेट से आपकी बर्थडे ऑनर दिखा के आपकी खुशियों में शामिल भी होंगे और नेक तमन्नाओं का आपके साथ इजहार भी करेंगे। तो आज हुर्मत फातिमा हैं जिन्होंने अपनी बर्थडे की सेलिब्रेशन की वीडियो हमें व्हाट्सएप की है। आइए आपको दिखाते हैं। वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू हुर्मत फातिमा। मैं अल्लाह ताला से बहुत सारी दुआएं करती हूँ आपके लिए और मैं उम्मीद करूँगी कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी जो है ढेरों खुशियों से और कामयाबियों से भर दे। बुरी नज़र का कोई भी साया आपकी तरफ कभी भी ना आए। एंड ऑफ कोर्स आपको पता है आज हमें एक्चुअली एक और बर्थडे भी भेजी गई है और सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि बाप और बेटी की बर्थडे एक ही दिन पर है और ये बड़ी ही सरप्राइजिंग बात है, बहुत अनयूजुअल चीज़ है, रेयर चीज़ है। तो जी वीडियो देखते हैं जल्दी से इन दोनों बाप और बेटी की जिनकी एक ही दिन पर बर्थडे। जी बहुत बहुत मुबारक हो सलीम लाल साहब आपको और उनकी बेटी जैनब हैं जिनकी आज सालगिरह थी। और एक और ख़ास चीज़ थी कि ये पुलिसमैन हैं और मुहर्रर हैं। बाप बेटी की दोनों एक ही दिन सालगिरह जो है होती है और बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे। जहाँ पे बेटी अपने बाप को सालगिरह का केक खिला रही थी, वहीं पे बाप भी बेटी को सालगिरह का केक खिला रहा था। तो खुशियों भरा दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो और हमारी दुआएं हैं जैनब बेटा आपके लिए भी कि अल्लाह ताला आपका मुस्तकबिल जो है उसे रोशन बनाए। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसा कि मैं बारिशों के हवाले से गुफ्तगू कर रहा था, संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया था गुज़श्ता दिनों में शहर फैसलाबाद। दरिया और नदी नालों का मंजर गलियां पेश करने लगी थी और यूं महसूस होता था जैसे ये पानी अब कभी नहीं जाएगा। लेकिन ईद के दिनों में भी बहुत सारी ऐसी गलियां जिनके अंदर पानी भरा हुआ था, वहां पे जब कुर्बानी की गई, सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो वायरल हुई जिसके अंदर कुर्बानी के जो जानवर है उनका, जिनको ज़िबा किया गया, उनका खून उस पानी के अंदर मिला और बदबू और ताफुन की वजह से पूरा इलाका जो है वो परेशान था। शहरियों का कहना था कि ये ईद जहां पे एक तरफ इस दफा बिजली के जो शॉर्टफॉल की वजह से खराब हुई, दूसरी जानब वासा की जानब से भी कोई कमी नहीं छोड़ेगी। लेकिन फर्क ये था कि फेस्को हकाम के खिलाफ जो है वो एक्शन हुआ और जो सीईओ थे उनको तब्दील कर दिया गया, एक्सीएंस भी कुछ चेंज किए गए। लेकिन वासा के सर पे जूं तक ना रहेंगी, उसका कोई भी अफसर ना तो मुअत्तल किया गया और ना ही कोई ऐसी कार्रवाई अमल में लाई गई जिससे
उस महकमे को झंझोड़ा जा सके। तो आज इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दे रखी है। हमारे साथ साबिक वासा वाइस चेयरमैन इरफान मनान मौजूद होंगे। वेलकम करते हैं जनाब आपको शो के अंदर। और उनके साथ साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर अब्दुल रहमान मौजूद होंगे। तो अब्दुल रहमान जनाब, आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर। सबसे पहले इरफान मनान की तरफ चलते हैं, उनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। क्या कहेंगे जनाब, इस दफा ईद बड़ी मुनफरिद थी, चाहे वो बिजली के मामलात हों या गली मोहल्लों में खड़े पानी के या सीवरेज के इश्यूज हों। शहरी काफी परेशान दिखाई दिए और नया पाकिस्तान भी दिख रहा था इस दफा। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, नया पाकिस्तान दिख रहा था। और मैं अभी अब्दुल रहमान साहब से ये प्रोग्राम के शुरू होने से पहले बात कर रहा था कि ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने जो ईद पढ़ी है, मेरे घर से कोई 200 गज़ के फासले पे मस्जिद है और मैं पैदल नहीं जा सका। गली में पानी जो था वो घुटनों से ऊपर था और मैं मोटर बाइक पे अपने मुलाजिम के साथ बैठ के मस्जिद तक वो मुझे छोड़ के, और मस्जिद का दरवाज़ा भी बारिशी पानी की वजह से बिल्कुल। और दूसरी बात जो अहम बात है कि इस दफ़ा मस्जिद के अंदर जहाँ मैंने ईद पढ़ी है, पिछली जितनी भी ईदें गुज़श्ता सालों में पढ़ी हैं, मेरा नहीं ख्याल कि 55 या 60% से ज़्यादा ईद की नमाज अदा करने के लिए नमाजी पहुँच सके हैं। उसकी बुनियादी वजह यही थी कि गली मोहल्लों में जो पानी भरा पड़ा था वो तालाबों की शक्ल अख्तियार कर गया था, और दूसरा बिजली जो थी उनका जो ब्रेकडाउन था, उस हवाले से घरों में पानी नहीं आ रहा था। और बहुत सारे फैसलाबाद के लोगों ने ना सिर्फ ईद की नमाज नए पाकिस्तान में छूटी है, उसके साथ साथ कुछ लोग कुर्बानी के उस सुन्नत इब्राहिमी के फरीज़े से सबकदोश नहीं हो सके कि पानी नहीं था। आपको पता है कुर्बानी के लिए आपको जब आप करते हैं, कुर्बानी कर रहे होते हैं, आपको उस वक्त मोटर चलाते हैं, पानी इस्तेमाल करते हैं, तैयारी करते हैं, इस्त्री चलाते हैं, कपड़े इस्त्री करते हैं और बाकी जो मामलात हैं, वो ना होने की वजह से ना सिर्फ लोगों की कुर्बानियाँ लेट हुई हैं, बल्कि साथ साथ जो है वो पानी की वजह से लोग मस्जिदों तक भी नहीं पहुँच सके। तो ये नए पाकिस्तान का हाल है। और अफसोस भी होता है और दुख भी होता है कि हम कितने अरसे से, आप और मैं और हमारे इर्द गिर्द के हमारे मिलने जुलने वाले फैसलाबाद के अंदर मुख्तलिफ अदवार के अंदर जो हैं वो ये सारे सिलसिलाकार उन्होंने देखे हैं, मगर जो इस दफ़ा हुआ है ये कभी नहीं हुआ। अच्छा, वैसे आप भी वासा में रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी होती तो हालात मुनफरिद होते फैसलाबाद के? अगर आप आज भी वासा के वाइस चेयरमैन होते शेख शाहिद की जगह, तो क्या आप स्ट्रेटजी अपनाते? जी देखें, हमारे दौर का अब्दुल रहमान साहब और आपके रमज़ान मिर्ज़ा साहब वो बेहतर तौर पे बता सकेंगे। मैं कोई बात करूँगा तो वो शायद बाइस समझी जाएगी कि हमारे दौर के अंदर कम अज़ कम ये जो ज़मीनी हक़ाइक़ थे इससे बिल्कुल बरअक्स थे। दूसरी वजह, मैं उस बात का जवाब देने से पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि इस तब्दीली की हुकूमत ने सिर्फ पंजाब के जो बल्दियाती अदारे हैं उनको जो गैर फ़ाल, जब से हुकूमत बनी है इनकी गैर फ़ाल किया है, वो एक बहुत बड़ा एक वो जो चेन थी बिटवीन कॉमन पर्सन एंड बिटवीन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, वो डिस्कनेक्ट इन्होंने कर दी। और उस डिस्कनेक्शन की वजह से गली मोहल्ले के अंदर जो आपके काउंसलर हजरात थे, जो आपके मुंतखब चेयरमैन और वाइस चेयरमैन थे, जो उनकी टीम थी, वो ना सिर्फ पीछा करते थे इन सरकारी मुलाजमों का, कोशिश करते थे कि आपके मसाइल जो हैं, जो आपकी और मेरी आवाज़ होती थी, वो उनको एड्रेस कर सके। दूसरा जो आपने सवाल किया वासा की कारकर्दगी के हवाले से कि प्री मानसून के अंदर तमाम वासास के अंदर, ना सिर्फ फैसलाबाद वासा की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान के, पूरे पंजाब के वासास के अंदर आप प्री मानसून प्रेपरेशंस करते हैं। आप उसमें प्री मानसून प्रेपरेशंस में जो बुनियादी चीज़ होती है वो आपकी ट्रंक सीवर लाइन की डिसिल्टिंग होती है। आपके वो बड़े ड्रेन्स जो वासा के परव्यू में नहीं आते, इरिगेशन डिपार्टमेंट के परव्यू में आते हैं, मगर हमारा जितना डिस्चार्ज है मधुवाना और पहाड़ंग में हो रहा होता है, उनकी भी डिसिल्टिंग हो रही होती है। उसके साथ गली मोहल्लों के अंदर आपके जो ब्रांच जो आपकी सीवर लाइंस हैं उनकी हो रही होती है। और मैंने देखा है कि मैं और जब जाहिद अजीज थे यहाँ पर एमडी वासा थे और मैं उस वक्त वाइस चेयरमैन था, तो हमने एक थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया था, ECSP को, कि आप जितना सिल्ट निकाल रहे हैं फैसलाबाद के गिरदो नवा में, चाहे वो आपका ब्रांच लाइंस में से है, चाहे आपका वो ट्रंक सीवर लाइंस में से है, चाहे आपके वो चैनल्स के अंदर से है जहां पर आपका सीवरेज वाटर जा रहा है, तो उस सिल्ट को हम कैलकुलेट करते थे, वेट करते थे कि कितना सिल्ट रिमूव किया गया है। ये कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि गाड़ियां जा रही हैं, फोटो सेशन हो रहे हैं,
हमें दिखाया जा रहा है, मगर ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। ये उसी का नतीजा है इस दफा कि फोटो सेशन जरूर हुए होंगे, मगर जो सिल्ट है वो अगर निकला होता तो बारिशें तो अभी शुरू हुई हैं ना जी, और बारिशें जो हुई हैं मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत ज्यादा इनकी जो है वो जो शिद्दत आई होगी। अभी तो इब्तदा है मानसून की, मगर जब बहुत शिद्दत से भी बारिशें होती थी तो लोगों को नजर आ रहा होता था। सबसे ज्यादा जो डिप्रेशन वाले हमारे इलाके होते थे, समुद्री रोड पे डिप्रेशन एरियाज हैं, हमारा इकबाल स्टेडियम वाला डिप्रेशन एरिया है, हमारा इस्लाम नगर डिप्रेशन एरिया है, गुलाम अहमदाबाद कनक बस्ती वाला डिप्रेशन एरिया है। उन डिप्रेशन एरियाज के अंदर हम ये क्लेम करते थे कि आफ्टर द रेनफॉल हम 6 से 8 घंटे में सारा पानी जो है इसको उठा लेंगे, और हम उठा लेते होते थे। अभी आपने और अब्दुल रहमान साहब ने बताया कि ईद का बारिश का पानी अभी तक गली मोहल्लों में उसी तरह ना सिर्फ ताफुन फैला रहा है बल्कि फिर रहा है उसी तरह। तो ये एक इनकी कारकर्दगी पे सवालिया निशान है। इनको जो बैठे हैं इस वक्त, जो मैनेजमेंट बैठी है, जो पॉलिटिकल हेड उनका बैठा है, जो किरदार अदा करता है बिटवीन द कॉमन मैन और बिटवीन द डिपार्टमेंट, ये उनको चाहिए कि लोगों की जो इन्होंने ईद खराब की है ना, ये सारी जिंदगी लोग नहीं भूलेंगे। बिल्कुल अब्दुल रहमान, एक तो सबसे पहले आप क्या कहेंगे करंट सूरत हाल के हवाले से, और आने वाले दिनों में फिर से मानसून की जो है ऑलरेडी प्रिडिक्शन की जा रही है, कोई स्ट्रैटेजी बदलती हुई नजर आ रही है? जो ईद पे हालात हुए, क्या दोबारा वही सूरत हाल लोगों को देखने को मिलेंगे? देखिए फातिमा, आपको चंद माह पहले जो ब्रेकडाउन हुआ था बिजली का पूरे मुल्क में, वो याद होगा। उसकी वजह ये निकली थी, कुछ इंजीनियर्स भी मुअत्तल हुए कि यहाँ पर मेंटेनेंस के लिए बार बार लिखा गया था, लेकिन उन्होंने नहीं की थी। लेकिन जब भी मौसम बदलता है, सर्दी से गर्मी आती है, गर्मी से सर्दी आती है, या मानसून आती है, ये 2-3 मौसमों में हमेशा मेंटेनेंस के लिए पैसे रखे जाते हैं, उन पर काम होता है। उसका पर्पज़ ये होता है कि जो बिजली की तारें हैं वो, उनका भी मसला होता है, वो गर्मी सर्दी में फैलती भी हैं, सिकुड़ती भी हैं, उन्हें बेहतर करना होता है, तो वो नहीं किया गया। ये रेल के हादसात भी आपको इसी वजह से नज़र आते हैं कि बर वक्त मुरम्मत नहीं हो पाती। महकमे ख़त लिख लिख कर जान हार देते हैं, लेकिन जो अरबाब इख्तियार है, जो हुकूमत है, उसके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। अभी कुछ रोज़ पहले जो मीटिंग फैसलाबाद में हुई थी, जिसमें वासा हकाम ने इनकार कर दिया था कि ये जो बरसाती नाले जिनको कहते हैं, ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, ये शहर में कारपोरेशन की ज़िम्मेदारी है, और जो शहर से बाहर है वो महकमा नहार की ज़िम्मेदारी है। कारपोरेशन वालों ने भी कह दिया था कि ये अरसा दराज से क्योंकि वासा कर रहा है इसलिए उनकी ज़िम्मेदारी है। फिर ये मामला FWMC पर डाला गया, तो उन्होंने कहा कि हमने तो ईद की तैयारियां करनी है, तो हम ये नहीं कर सकते। तो जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार ही नहीं है, तो आने वाले दिनों में फिर से बारिशें होंगी, और अभी तो ईद पर जो बारिश हुई है उसका पानी ख़त्म नहीं हुआ है कुछ इलाकों से, वहीं पर दोबारा और बारिश होगी तो सड़कों के क्या हालात हो जाएंगे? देखिए, मैं मदीना टाउन गया हूँ कल, वहाँ पे कुछ इलाकों में पानी खड़ा है, इलामा इकबाल कॉलोनी में पानी खड़ा है, समनाबाद के इलाकों में पानी खड़ा है। इसी तरह से कल बस्तियाना रोड पे एक एहतजाज हुआ है, वहाँ पर पानी खड़ा है। यानी कि अभी जो बारिश जो ईद से एक रोज़ पहले हुई थी, और अभी अंदाज़ा कर ले कि आज मंडे आ गई, 6 दिन हो गए और अभी तक पानी खड़ा है। और अभी आज से बारिशों के बारे में बताया गया, आज हो जाएंगी, कल हो जाएंगी, परसों मानसून की बारिशें इसी तरह किसी भी टाइम हो सकती हैं। और ये पहले से एक प्रेडिक्शन मौजूद है कि इस बार यहाँ पर हमारे बारिशें ज़्यादा होंगी, जनूबी पंजाब में कम होंगी। ये महकमा मौसमियात की प्रेडिक्शन मौजूद है, और उसी के पेश नज़र ये बड़े दिन पहले से उन्होंने बता दिया था कि इस बार जो फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ इलाके हैं वो बारिशों की जद में ज़्यादा आ सकते हैं। और वही हुआ कि पहली बारिश अच्छी खासी हो गई है, और अभी उम्मीद है कि मज़ीद बारिशें हैं वो भी इसी तरह से तेज़ होंगी। तो ये एक बहुत बड़ा इम्तहान होगा शहरियों के लिए, क्योंकि मैं ये देखें, ये तमाम ज़िम्मेदारी हम ज़िला इंतज़ामिया पे डालते हैं। डिप्टी कमिश्नर ज़िम्मेदार होता है सबका, वो शहर चला रहा होता है, बाकी डिपार्टमेंट को वाच कर रहा होता है। ये उनके लिए बहुत बड़ा इम्तिहान होगा, आम शहरियों के लिए इम्तिहान होगा कि अगर आप कोई बारिश आती है तो उससे कैसे निपटना है। देखिए, ये जो मिनी अंडरपास बनाया हुआ है राजपार रोड पर, बारिश का पानी उधर खड़ा रहने की वजह से उसकी दीवार टूट गई है, वो कई लाख रुपए का खर्चा निकला है। तो ये इस तरह से अभी मज़ीद नुकसान होंगे। गुलाम अहमदाबाद में 2 घर गिर गए, उधर अपने बस्तियाना रोड पर 1-2 घर गिरने की इतलात थी। तो इस तरह से पानी जब खड़ा रहता है बुनियादों में तो घर गिरते हैं। अगर मज़ीद ये बारिशें होंगी तो ये मैं पहले से बता सकता हूँ कि कई और हादसात हो सकते हैं। अभी तो शुक्र है कोई जान नहीं हार रही, लोगों को अंदाज़ा होता है और वो बाहर निकल आते हैं। अगर कोई जान की बाजी हार जाता है तो फिर ये ज़िला इंतज़ामिया या जो महकमा वासा है किस तरह से लोगों का सामना करेंगे, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान बन चुका है। देखिए, हुकूमत इनको फंड्स नहीं दे रही। मैं पहले बता रहा था कि यहाँ पर ये सिर्फ वासा का मसला नहीं रहा, PHA का मसला है। उन्हें तनख्वाहें देने के लिए जो अपने एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स होते हैं उनकी पहली बार नीलामी करनी पड़ी ताकि मुलाजमीन को तनख्वाहें दी जा सके।
यहाँ पर जो वज़ीर आला की बात अगर करें पंजाब की, तो वो सबसे जो कम तवज्जो पंजाब पर दे रहे हैं। अगर ये तमाम मामलात शहबाज शरीफ के दौर में हुए होते तो यकीन करें जो एक्शन है वो तमाम जितने भी अहदेदारान हैं वो बदल चुके होते। MP MNAs उनकी जान को आए होते। अभी आपने कोई MP MNAs को इस तरह से देखा भी नहीं होगा कि वो जो जाकर चढ़ाई करे इन अफीसर से पूछे, क्योंकि वो उस मीटिंग में भी बैठे हुए थे जहाँ पर ये फैसले हुए कि कौन काम करेगा, और कोई काम नहीं हुआ और उसके बावजूद भी वो चुप है। ये लोग फैसलाबाद जिन्होंने PTI को सबसे ज़्यादा वोट दिए थे, सबसे ज़्यादा यहाँ पर लोग पछता रहे हैं। जब ईद से एक दिन पहले, ईद के रोज़, ईद के दूसरे दिन, तीसरे दिन लोग एहतजाज कर रहे हों कि यहाँ पर हमारे बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं निकाला जा रहा, तो किस तरह की ईद उन्होंने मनाई होगी ना। उनको ये ईद मुद्दतों याद रहेगी कि किस तरह से महकमों ने उन्हें छोड़ दिया, महकमों ने उनकी जो वसीला नहीं बने, उनको प्रोटेस्ट करना पड़े। फिर प्रोटेस्ट का क्या नतीजा निकला कि चंद ओहदेदारान को बदल दिया गया। जो प्रॉब्लम्स मौजूद हैं, जो वज़ीर एनर्जी इसके ज़िम्मेदार हैं या इसके अलावा सेक्रेटरी एनर्जी ज़िम्मेदार, वो इसकी जो मेंटेनेंस है वो नहीं करवा पाते बर वक्त। अगर ये तमाम मामला हो जाते हैं, वासा का मसला अगर बर वक्त यहाँ पर बरसाती नाले शहर के साफ़ हो चुके होते तो किस तरह से ये पानी की निकासी मसला बन जानब वासा की जानब से अरफान साहब ये भी तो कहा जाता है ना वसाइल की बहुत कमी। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा के फेस्को के वाजबात हैं। हमारे दौर में एक सिंगल पैनी जो था वो हमारी तरफ पेएबल नहीं होता था वासा की तरफ। हमारा हर महीने का बिल बाकायदगी यानी से ये जाता था। 100 करोड़ जो आप कह रहे हैं 100 करोड़ के सिर्फ फेस्को के वाजबात हैं, और ये 3 साल में हुए हैं। ये 3 साल में हुए, ये क्यूमुलेट होती गई है फिगर, और इनसे अब पैसे नहीं दिए जा रहे। और ये अब्दुर्रहमान साहब ने सही फरमाया कि जो मसाइल हैं, जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं वो अपनी जगह पर हैं, मगर कुछ जो चीज़ें हैं वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के अलावा भी की जा सकती हैं। जैसे POL का बिल हम रोज़ नहीं देते, PL का बिल हम मंथली बेसिस पे करते हैं, और आपको ये जो डिसिल्टिंग के लिए आपको ज़्यादा आपको PL की रिक्वायर्ड होता है या मैन पावर रिक्वायर्ड होती है, आप सैलरीज की मद में जो है चीज़ें जो हैं वो चल रही होती हैं। मगर कमिंग बैक टू योर ओरिजिनल क्वेश्चन कि अगर वसाइल नहीं आ रहे थे, अगर पैसों का प्रॉब्लम था, तो ये जितने अब अवामी नुमाइंदे ये तब्दीली हुकूमत के आज अफसरों पे चढ़ाई कर रहे हैं, ये अफसर उनको बता नहीं रहे थे पिछले 3 सालों से कि हमारे डिपार्टमेंट्स के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम चल रही हैं। आप यकीन करेंगे कि मेरी इतला के मुताबिक MD ऑफिस जो है, जो आपका मेन वासा ऑफिस है, वहां का बिजली का कनेक्शन काट दिया फेस्को वालों ने, और वहां पर ये जनरेटर से बहुत सारे और इनके जितने आपके जो है आपके कि हम डिटेल में उनको ब्रेक लेनी पड़ेगी बिल्कुल छोटी सी, और वापस आएंगे। एंड ऑफ कोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और इसे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे साथ इरफान मनान मौजूद हैं। ब्रेक से पहले गुफ्तगू उनके साथ जारी थी, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। जी जनाब, बता रहे थे आप वासा के हवाले से कि काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आप पैसों के हवाले से भी बता रहे थे कि 100 करोड़ अब बन चुका है फेस्को काम की तरफ। आपके दौर के अंदर ये तमाम चीज़ें बेहतर हालात में थी, तो अभी क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए इनको, क्या कहेंगे इस सवाल? एक तो हमारे दौर में बिल्कुल ये था ही नहीं, इशू ही नहीं था फेस्को के वाजबात, और जो आपके सैलरीज के मामलात हैं या जो आपने वर्क चार्ज जो स्टाफ रखा हुआ था उसके मामलात हैं, हमारे दौर में ये इशू ही नहीं था जो है हनान साहब। दूसरा, अब आप मुझे ये बताएं कि जब आपके जो अनअवॉइडेबल जो आपके डिस्पोजल स्टेशंस हैं जो किसी सूरत में बंद नहीं किए जाते, जब वहाँ पर बिजली मुनक़ते की जाएगी तो जो आपकी इंस्टॉल कैपेसिटी जनरेटर्स की है, वो जो बड़े बड़े पंप वहाँ पर इंस्टॉल किए हुए हैं वासा ने, वो बिजली पे तो चल सकते हैं, वो जनरेटर उनका वज़न नहीं उठा सकता, जनरेटर उनका लोड नहीं उठा सकता। और दूसरी जो चीज़ है कि इन्होंने जब बंद किए फेस्को ने वो मुनक़ते किए कनेक्शंस, तो फिर इन्होंने ज़िला इंतज़ामिया को इंटरवीन करके उनको बहाल करवाया। और ये अवामी अदारों को नहीं, अवामी जो नुमाइंदे हैं उनको नहीं पता था कि वासा किन हालात से 2-4 है। फिर आपका जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, आपको पता है कि हम चन्योट से पानी खींच के फैसलाबाद के लिए लेके आ रहे हैं, और इट कॉस्ट मनी। आप एनर्जी की बुनियाद पर, पंपिंग की बुनियाद पर आप उसको खींच के फैसलाबाद लेके आ रहे हैं। आपने जो नवल्टी पुल पे जो हमने मियाँ शहबाज शरीफ साहब से 1.5 करोड़ गैलन यौमिया का पानी का जो प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करवाया था, वहाँ से भी आपने जो पानी शहर की ईस्टर्न साइड जहाँ पर वाटर डेफिशिएंसी थी या लो प्रेशर था, हम उसको फीड कर रहे हैं। उसको भी लोगों तक पहुँचाने के लिए पंपिंग की ज़रूरत है और वहाँ पैसों की ज़रूरत है।
अब बिजली का कहीं कनेक्शन इनके, कहीं ट्यूबवेल कट जाते थे, कहीं इनके डिस्पोजल स्टेशन कट जाते थे, कहीं इनका ऑफिसेज कट जाते थे। तो इन हालात में आगा दौड़ और पीछा चौड़ वाला हाल था। और ये अवामी नुमाइंदों को ये वासा हुकाम बताते रहे हैं कि ये हमारे प्रॉब्लम्स हैं, बेल आउट पैकेज लेकर दें या कुछ सप्लीमेंट्री ग्रांट हमें जो है वो वहाँ से लाहौर से लेके दें, ताकि यूटिलिटी ने जो 24/7 जो काम करना है ये बिला तातुल ये काम करते रहें और लोगों की ये ह्यू एंड क्राई फेस ना करनी पड़े। इनको पता था हर चीज़ का, पता होने के बावजूद मैं समझता हूं कि ये अवामी नुमाइंदे जिम्मेदार हैं कि जिन्होंने लाहौर और फैसलाबाद के अवाम के दरमियान जो ब्रिज का किरदार अदा करना था, ये किरदार अदा नहीं कर सके और ना इनकी कैपेसिटी है किरदार अदा करने की। अगर आपने लोगों को इन तहवारों के ऊपर, ख़ासतौर पर ईद के ऊपर, जब आपने सुन्नत इब्राहिमी का फरीज़ा अदा करना है और लोग जो है हाथ उठा कर बद्दुआएं दे रहे हैं, तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं इनकी कारकर्दगी का। 100 करोड़ के मैंने बताया कि सिर्फ फेस्को के वाजबात हैं। इसके अलावा अगर पीने के पानी के हवाले से गुफ्तगू की जाए, ये भी तो हमारे शहर का एक बड़ा मसला है और हर गरीब शख्स जो कि नहीं खरीद सकता रोजाना की 70 रुपए की या 100 रुपए की कैन, वो क्या करे? वो किसके सहारे रहे? पीने का साफ पानी उसे कहां से? देखिए, पीने का साफ पानी जो है, हमारे पास जो वसाइल थे जब मैं वहां पर बैठा था, तकरीबन हम क्लेम करते थे कि हम 65 to 70% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन ऑफ द सिटी हम उसको जो है पोर्टेबल वाटर उनके घरों तक सप्लाई करते हैं। मगर इसमें थोड़ा सा ये भी इशू है कि 24% हमारी रिकवरी थी डोमेस्टिक कंज्यूमर्स की, कि 100 में से 24 बंदे बिल देते थे, बाकी 76 आदमी बिल नहीं देते थे। 41% हमारी कमर्शियल जो कंज्यूमर्स थे वहाँ से रिकवरी थी और जो कि इंडस्ट्रियल है वो तकरीबन 85% था जब मैं वहाँ पर बैठा था। अभी तो नहीं मुझे पता कि क्या इनके हालात हैं, मगर एक बात रिकॉर्ड पे बात आपके जो है कैमरे के तवसत से और इस प्रोग्राम के तवसत से फैसलाबाद के शहरियों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि जब नून लीग का दौर था, तमाम कंस्ट्रेंट्स के बावजूद हम 4.25 करोड़ रुपए से जो है रेवेन्यू रिकवरी को, मैं जब उठ के आया हूं तो तकरीबन 8.5 करोड़ रुपए पे हम चले गए थे। हमने वहां पर ना सिर्फ बिलिंग का निज़ाम अच्छा मुतारफ करवाया, जायका की मदद से नए सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करवाए, हमने कंप्लेंट्स मैनेजमेंट सिस्टम नए इंस्टॉल करवाए, उसके ऊपर शहरियों का एक एतमाद शुरू हो गया था वासा के ऊपर। और उसके बाद जो है चीज़ें जब इनके कंट्रोल में आई हैं, नए पाकिस्तान वालों के, तो तब्दीली वालों के, तो अब पता नहीं इन्होंने क्या किया है। मगर साहब, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। हम क्योंकि पानी के हवाले से बात करें, फैसलाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग काफ़ी ब्लेस्ड रहे हैं इन द पास्ट ज़मीनी पानी के हवाले से, लेकिन जैसे जैसे वक्त और इस्तेमाल ज़्यादा होता गया है, वैसे ज़मीनी पानी का जो लेवल है वो कम होता गया है और जो क्वालिटी थी पानी की वो भी ख़राब होती गई है। पहले अगर आप मोटर लगाते थे तो आपको इतना गहरा जो है नहीं जाना पड़ता था, लेकिन अब आपको जाना पड़ता है और फिर भी आपको पानी की क्वालिटी जो है, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे वो इस्तेमाल का पानी हो, लोगों को डिफरेंट तरह के स्किन इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, बाल ज़्यादा गिरना शुरू हो गए, बीमारियां जो है डिफरेंट तरह की, चाहे वो डाइजेशन की हो, मेटाबॉलिज्म की हो, वो भी ज़्यादा होती जा रही हैं। क्या इस हवाले से भी हमें थोड़ा कंसर्न नहीं रहना चाहिए कि हम लोग इतना पानी जो है उसको हम ज़मीन से खींच तो रहे हैं, कहीं पे एग्रीकल्चर के लिए, कभी रेजिडेंशियल एरियाज़ के लिए, कि वो लेवल इतना कम होता जाएगा तो हम तो ऐसे पॉइंट पे आ जाएंगे कि हमें कोई ना कोई आर्टिफिशियल तरीके अपनाने पड़ेंगे। फातिमा, मैं गुजारिश करूं और थोड़ा सा आपको इस हवाले से अपराइज भी कर दूं कि फैसलाबाद कभी भी अनफॉर्चुनेटली इस हवाले से खुशकिस्मत नहीं रहा कि हमारा ज़मीनी पानी अच्छा था। हम अनफॉर्चुनेटली ब्रैकिश वाटर जोन में फॉल करते हैं, जिसको खारा पानी बोलते हैं, और इस एरिया के अंदर आपका खारा पानी जो है वो जो प्रॉब्लम्स आपने बताए नहाने के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और उसके साथ जो अल्टरनेटिव है आपके पास, वो अल्टरनेटिव अलोंग द कैनाल जो कॉलोनीज़ हैं वहाँ पर कंपैरेटिवली जो हमने स्टडी करवाई थी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से, तो वहाँ पर कंपैरेटिवली वाटर क्वालिटी बेहतर है एज़ कम्पेयर टू दीज एरियाज़ जहाँ पर आपका ऑफिस भी मौजूद है या बाकी फैसलाबाद में। तो उसका अल्टरनेटिव यही था कि वासा जो है वो पानी मुहैया कर रहा था, और वासा का पानी जब आपने इस्तेमाल करना है तो वो इस्तेमाल आपने करना है, आपने खाना पकाने के लिए ख़वातीन ने, आपने अपने शावर्स के लिए, आपने अपने घरों के फर्श धोने के लिए वो इस्तेमाल नहीं करना, आपने अपने घरों में खड़ी गाड़ियाँ धोने के लिए इस्तेमाल नहीं करना, आपने अपने वॉशरूम धोने के लिए इस्तेमाल नहीं करता। मैंने पहले गुजारिश की कि इट कॉस्ट मनी, पैसे लगते हैं,
चनाब से, चन्योड़ से पानी को खींच के आपके घरों तक पहुंचाने के लिए पैसे लगते हैं। और फिर उस वक्त आपको ज़्यादा दुख होगा जब आप अपने घर में जो आपकी केबल आती है, अगर आप घर के केबल का बिल 300 रुपये आराम से दे सकती हैं, तो आप वासा को 200 रुपये महाना क्यों नहीं दे सकते? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो वासा ये को प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम जो है, ये बतौर फैसलाबाद के तमाम शहरी जितने भी हैं, हमने अगर अपने इस अदारे को मुस्तहकम करना चाहते हैं, या जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं कि उस हवाले से हमें वहाँ से वो वाली सर्विसेज मिलें कि जो हमें सेटिस्फाई करें, तो कम से कम बिल तो हम अदा करें ना। और फिर मैं एक और मज़े की बात बताऊं आपको हनान, हमने जो है एक अर्बन यूनिट से एक सर्वे कंडक्ट करवाया और उसके बाद फैसलाबाद वासा की वाटर मैनेजमेंट टीम को इन्वॉल्व किया। हमने चेक करवाया, तकरीबन 31 या 33 हज़ार वो वाटर कनेक्शंस थे कि जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं मगर पानी का बिल नहीं दे रहे। करते क्या है लोग कि पानी का बिल जो है जब आता है सीवरेज के साथ, तो मुतलका ऑफिस में चले जाते हैं और उनको कहते हैं कि जी साढ़े ते पानी नहीं लगा होया, पानी कटा दे तो सीवरेज का बिल लेंदे रहो, और पानी आ रहा होता है। अब ये सारा जो है, वर्ल्ड बैंक भी हमारे साथ रहा, नॉन रेवेन्यू वाटर के हवाले से उन्होंने बड़ा हमारे साथ काम किया, क्योंकि जब आप एक खास हद से ज़्यादा आपकी चोरी है या वो पैसे जो आपके सिस्टम में नहीं आ रहे, तो वो अल्टीमेटली जो है वो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, जिसको आप सर्विस डिलीवरी कहते हैं। एड्स जो हैं वो किसी हद तक ली जा सकती हैं, लेकिन कभी ना कभी आपको ये सस्टेनेबिलिटी बनाना पड़ेगी ऐसी। मगर उसी में मैंने पहले जिस बात पे हम बात कर रहे थे कि ये जितने मसाइल हैं वासा के अंदर, अवामी नुमाइंदों को वासा को जो है, ठीक है आप उनसे सवाल करें, मगर सवाल उस वक्त करें जब आप उनको फाइनेंशियली पूरी तरह स्ट्रेंथन करें। आप बिल्कुल उनको मुअत्तल करें, बिल्कुल उनको सस्पेंड करें, मगर उस वक्त करें जब आपने उनके रिक्वायर्ड जो चीज़ें हैं उनको प्रोवाइड की हैं। अभी अब्दुर्रहमान बता रहे थे कि फेस्को के हुकाम को जो है मुअत्तल किया गया है। और भाई अगर आपने फेस्को को टाइमली प्रोक्योरमेंट जो करनी है, आपने उनके जो है ट्रांसफार्मर्स की अगर वो नहीं करनी, फेस्को का जो स्टाफ जो 80s और 90s में स्टाफ था ना, आज उससे कम स्टाफ है। और 80s और 90s के उसके मुकाबले में आज आपकी 2021 में पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। 1/3 रह गया, 1/3 इनके पास स्टाफ है। पॉपुलेशन कहाँ की कहाँ चली गई है। पहले तकरीबन 10 से 15 हज़ार कंज्यूमर होता था एक सब डिवीजन में, अब 50-50, 60-60 हज़ार कंज्यूमर हो गए हैं हर सब डिवीजन के अंदर, और स्टाफ पहले से कम हो गया है। रिटायर हो गए, कोई अल्लाह को प्यारे हो गए, मगर उस तरह से भर्ती नहीं की गई। हमने अपने अदवार में भर्ती की थी। मुझे याद है कि उस वक्त जो जॉब्स नवाज शरीफ साहब के दौर में क्रिएट की गई थी, और इन्हीं डिस्कोर्स से, मुख्तलिफ डिस्कोर्स से पूछा गया था कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है। हो सकता है कि पूरी तरह से हमने वो फिल ना किया होगा, मगर हमने इंडक्शन की थी। अभी 3 सालों में तो इन्होंने एक बंदा भी भर्ती नहीं किया, और ये चले थे नौकरियां देने कि हम इतनी नौकरियां देंगे। बिल्कुल अब्दुर्रहमान, मैं चाहती हूँ कि आप भी अगर इस हवाले से थोड़ा सा बात करें कि स्पेशली लोगों को बेहतर तरीके से किस तरह से आगाह किया जा सकता है कि पानी का बिल देना भी उतना ही ज़रूरी है। जब आप किसी चीज़ के लिए पे नहीं करेंगे, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा एक किसी भी इंस्टीट्यूशन को डेप्ट में डाल रहे हैं, उधार ले लेकर उसको चलना पड़ रहा है, तो डेफिनेटली वो क्वालिटी, जैसे कि मनान साहब ने भी कहा कि क्वालिटी मेंटेन नहीं की जा सकती। लोगों को किस तरह से बेहतर तरीके से आगाह किया जा सकता है? देखिए फातिमा, यूटिलिटी बिल्स तो देने चाहिए, लोग बहुत सारे देते भी हैं, ठीक है, बहुत सारे नहीं वासा के देते, लेकिन एक्चुअली देखिए ये FWMC काम कर रहा है, वो बगैर अभी तक फीस नहीं आयद की गई। शहबाज शरीफ साहब का प्लान था कि इस पर भी फीस लगानी, लेकिन नहीं लगाई, लेकिन वो काम कर रहा है, कभी कूड़े का ऐसा इशू पैदा नहीं हुआ। देखिए ये भी ऑफिसर्स पे डिपेंड करता है कि अवेलेबल रिसोर्सेज पे आप कितना काम कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट का काम होता है लोगों को फैसिलिटेट करना। देखिए आप बहुत सारे फेस्को के कितने महंगे बिल चार्ज कर रहे हैं और लोग वो दे रहे हैं। हुकूमत का ये काम नहीं होता कि हर डिपार्टमेंट पे इतनी ज़्यादा टैक्सेशन लगा देनी चाहिए। इस सिलसिले में मैं मुतफिक नहीं हूँ। अगर वासा के लोग बिल्स नहीं देते, लेकिन जब वो प्रॉपर्टी सेल करते हैं, कोई मीटर लगवाने जाते हैं, तो उन्हें NOC लेना पड़ता है, तब वो क्लियर कर देते हैं। बहुत सारे महकमों में ऐसे ही होता है, लोग कई सालों से डिफ़ाल्टर होते हैं, लेकिन जो ही वो कोई प्रॉपर्टी सेल करना है, कोई भी कुछ करना है, NOC लेना होता है, तो तब आपको वो क्लियर करना पड़ता है, वरना आप डिफ़ाल्टर ही रहते हैं। तो ये अल्टीमेटली जहाँ बहुत सारे बिल्स नहीं आते, वहाँ बहुत सारे बिल्स इकट्ठे भी आ जाते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी जो पंजाब हुकूमत है वो बहुत सारे रेवेन्यू में देखें, ये अरबों रुपए की कलेक्शन कर रही है, PRA इनका अरबों रुपए की कलेक्शन कर रहा है। तो अगर कोई एक महकमा नहीं कर रहा होता तो उसको फैसिलिटेट करना भी उसी हुकूमत का फ़र्ज़ होता है। हर महकमे के ज़रिए अवाम को लूटना ही ज़रूरी नहीं है कि कूड़े पे भी टैक्स लगा दें,
पानी पे भी लगा दें, हवा पे भी लगा दें, हर चीज़ पे लगाना ज़रूरी नहीं है। जिस तरह आपने एजुकेशन को फैसिलिटेट करना है, जिस तरह से आपने हेल्थ को करना है, इसी तरह से जो बुनियादी ज़रूरियात है उसमें पानी भी आता है। आपने हाउसिंग को भी फैसिलिटेट करना होता है। ये जो कॉलोनीज़ बन रही हैं ताकि जो दरमियाने लोग हैं, छोटे लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास है, वो वहाँ पर घर बना सके। तो इस तरह की स्कीमें चलती रहनी चाहिए, चलती भी हैं। ये जिस तरह से कमर्शियल पैमाने पर जो बिलिंग होती है वो ज़्यादा हो जाती है, जिस तरह से इंडस्ट्री को होती है वो आ रही होती है, बहुत सारे पैसे आ रहे होते हैं। ये मैनेजमेंट एक्चुअली सबसे बड़ी जो चीज़ है। हम हमेशा से ही इस हुकूमत की इस वजह से नाकद हैं कि जो इनकी गवर्नेंस है वो बदतरीन है। यानी कि सबसे बुरी गवर्नेंस जो है वो पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब की जानिब से की जा रही है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इस पे मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद करते हैं। उम्मीद तो ऑफ कोर्स हमेशा ही हमारी होती है कि आप लोग सब खैरियत से हैं। आज हम बात कर रहे हैं वासा के हवाले से और बहुत सारे ऐसे इश्यूज जो कि ईद पर लोगों को फेस करने पड़े, लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट इशू ये है कि पाकिस्तान के अंदर और फैसलाबाद के अंदर स्पेशली लोग पानी का बिल या सीवरेज के हवाले से जो इश्यूज हैं उनके लिए पैसे क्यों नहीं देते हैं। कुछ हाउस होल्ड्स में ऑफकोर्स जहाँ पे अगर आप इतने पैसे ही नहीं कमा रहे हैं तो आप कहाँ से पैसे देंगे। लेकिन मैं चाहूँगी कि मनान साहब अगर आप थोड़ा सा इस हवाले से हमें आगाह करें कि लोगों को किस तरह से इस तरफ लाया जा सकता है कि अगर 250 जैसे कि हम बात कर रहे थे ब्रेक के अंदर भी कि सिर्फ 250 पर हाउस होल्ड अगर पैसे जो है पे कर दिए जाएं तो वासा के लिए उनका काम कितना आसान हो जाएगा। लेकिन लोग 250 भी पे करने को तैयार हैं। ये तो एक बड़ा छोटा सा प्रोपोर्शन है जो रेवेन्यू का जनरेट करके हम उसमें वासा की किटी में डाल सकते हैं। उसके अलावा जो मेजर जो पैसे हैं वो हमें जो शेयर आता है EFP का, जो आपका घरों से एक्साइज और टैक्सेशन की मद में, प्रॉपर्टी टैक्स की मद में जो आप पैसे इकट्ठे करते हैं उसका भी शेयर वासा को आता है। मॉनसून के अंदर भी पैसे जो हैं वो सब वासा को हुकूमत पंजाब देती है। और उसके अलावा जो आपके प्रोजेक्ट्स, जो आपके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं उसमें भी गुंजाइश इतनी होती है, इतनी कंटीजेंसी होती है कि वो आप अपने नॉन डेवलपमेंट चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर सबसे जो बुनियादी चीज़ है कि इन चीज़ों को एड्रेस अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने करना है। ठीक है, अवेयरनेस आनी चाहिए, बिल देना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर उसके साथ साथ उस कस्टमर का एतमाद बहाल करना ज़्यादा ज़रूरी है कि मेरा वासा की सर्विसेज के ऊपर एतमाद है या नहीं है। अगर मैंने रस्टेड पाइपलाइंस के अंदर घर में अपने पानी जो मुझे मिल रहा है जिसको मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो कंज्यूमर कहता है कि मैं क्यों बिल दूं भाई, ये तो पानी काबिल इस्तेमाल ही नहीं है, ये तो फर्श धोने के काम आएगा, ना मैं पी सकता हूं। तो ये बड़ी एक लंबी डिबेट है जो नेवर एंडिंग है। मगर कमिंग बैक कि इसका जो हल है वो यही है कि क्वालिटी जो है, जो सर्विस क्वालिटी को बेहतर करने के लिए फंड्स की ज़रूरत है। और फंड्स जो है वो हमेशा हुकूमतें वक्त प्रोवाइड करती है, और जो हुकूमतें वक्त प्रोवाइड कर रही है वो नाकाफ़ी हैं। इस वक्त वासा के जो अक्यूमुलेट हो के पैसे इतने जो चढ़ गए हैं उनके ऊपर, फेस्को के और दूसरे जो, उनको एड्रेस करना ज़रूरी है। और मेरी इतला के मुताबिक इन्होंने 100 करोड़ का मांगा था तो शायद इनको 19 करोड़ रुपया दिया गया है, और 19 करोड़ रुपया तो जो पुराने ठेकेदारों की जो पेमेंटें शायद थी ये वो भी पूरी तरह अदा नहीं कर सके। बिजली का बिल इन्होंने बेचारों ने क्या देना था। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ये भी है कि लोगों तक आगाही नहीं दी जाती कि आप वासा का बिल दें, या उसके लिए कोई आगाही मुहिम, कोई एड्स, कोई बैनर्स आवेजा करने चाहिए। वासा की जानब से सेमिनार्स का इनकाद करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि अगर अब आपने बिल ना दिया तो आहिस्ता आहिस्ता कनेक्शंस काटे जाएंगे, आपके घरों की सीवर लाइन को बंद किया जाएगा, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लोग इस तरफ आएंगे तो सही। अगर ऐसे सिस्टम चलता रहा तो फिर अगले भी 50 साल चलता रहेगा। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल अवेयरनेस आनी चाहिए। मगर अब जब हम अवेयरनेस की बात करते हैं ना हनान, आज के दौर में कि जब पूरी दुनिया सिमट के आपके स्मार्टफोन में आ गई है तो ये बात बेमैनी हो जाती है। हमें हर चीज़ का पता है, जो हमारे फायदे की चीज़ है वो हमें पता है, और जो हमने नहीं सुननी है, नहीं माननी, उसके लिए हम कहते हैं कि अवेयरनेस नहीं है। यहाँ पे सिर्फ मैं इतना डिसएग्री करूंगी कि हमारी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो कि नो डाउट कि वो मोबाइल फोन्स और स्मार्टफोन्स आज हर किसी के पास है, इवन बच्चों के पास भी आज मौजूद है, लेकिन शायद उनके पास वो इन्फॉर्मेशन उस तरह से नहीं पहुंच रही है जिस तरह से पहुंचनी चाहिए। हमारा जो बिल डिस्ट्रीब्यूटर जो है, जो बिल दे के आता है वासा का आपके घरों के अंदर, वो उसके ऊपर जैसे आपका फेस्को का बिल आता है या आपका सुई गैस का बिल आता है, आप में एक फियर फैक्टर है
कि अगर मैंने जमा ना करवाया ना तो तो बिजली कट जानी है। ये फियर फैक्टर वासा के अंदर नहीं है। और वो जो अब्दुर्रहमान साहब बात कर रहे थे कि पानी जो है नेसेसिटी है, मैं एग्री करता हूँ नेसेसिटी है। और बिल्कुल हमने तो अपने दौर में हमने तो ये भी कहा था कि यार आपका बिल एक्यूमुलेट होकर मिसाल के तौर पे 5000 हो गया ना, आप ऐसा करें हम 5000 को फ्रीज कर देते हैं फॉर द टाइम बीइंग, आप आज से जो रेगुलर बिल है 250 वो देना शुरू कर दें। हमने ये भी कहा कि यार अब अगर आप 250 नहीं दे सकते तो आप किस्तें करवा लें, हम 125 रुपया आपको कहते हैं, 125 अभी दे दें, 125 बाद में दीजिएगा। तो ये एक एक्सरसाइज हम उस वक्त करते रहे हैं। हमारे खासतौर पे फतेहाबाद शर्की और गरबी, वहाँ पर ये बहुत मसाइल थे कि जब आपका अंडरपास बना है वहाँ पर वासा की जो मेन वाटर की लाइंस थी वो डिस्टर्ब हुई थी अंडरपास बनने से और फ्लाईओवर बनने से। तो वो 6-8 महीने जब काम होता रहा तो वो बिल जाते रहे लोगों को। और उस हवाले से फिर जो है हमने डिलिब्रेशंस जो मीटिंग्स वगैरह की, अवामी नुमाइंदे उन इलाकों के जो थे, तो हमने उनको रिलीफ दिया। ऑब्वियसली वासा यूटिलिटी है, वासा कोई रेवेन्यू जनरेशन का सोर्स तो नहीं है, ये नॉट वर्किंग एज अ FBR या कोई और तरह। तो ये बिल्कुल लोगों की बात सुनते हैं, लोगों को फैसिलिटेट करते हैं। आपने कभी सुना है कि किसी का सीवरेज का कनेक्शन जो काटा है या सीवरेज का पानी लोगों के घरों में इकट्ठा हो गया कि वासा ने उनका आके? हमने अपने दौर में एक छोटी सी एक्सरसाइज शुरू की थी कि यार जो नोटोरियस किस्म के जो हैं डिफॉल्टर्स, कम से कम वहाँ पर जाके ना उनके बाहर का जो मेन होल है वहाँ पर मट्टी के या रेत के थैले डाल दो, तो ये एक आध दिन के बाद आपको बिल दे देंगे। वो एक आध दिन के बाद बिल के आना उसकी 100 सिफारिशें आ गई कि बिल नहीं देना तुझे डक्का खोल दो। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े हैं। मगर वहाँ पर लोगों को आहिस्ता आहिस्ता समझना चाहिए कि अगर आपका ज़मीनी पानी आपका जो है वो ब्रैकिश है, खारा है, आप मोटर चलाते हैं जिसको लाल पंप कहते हैं, लाल पंप का महीने का एवरेज बिल, ये मुझे जायका वालों ने बताया था, जापानीज ने बताया था कि अगर आप 2 या 3 घंटे आप लाल पंप चलाते हैं तो आपका महीने का बिल जो है वो 1500 या 1600 बिजली का आता है। ये जायका वालों ने स्टडी की थी उस वक्त जब बिजली का टैरिफ थोड़ा सा कम था। तो वो 1600 रुपया भाई आप उनको बिजली वालों को देते हैं, हम तो आपसे 300 रुपया मांगते हैं, वो हमें दे दें तो शायद हम बेहतर कर सकें। अब्दुर्रहमान, यहाँ पे अगर एक ट्रस्ट बिल्ड करना हो, जो कि मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा एक इशू है कि ट्रस्ट नहीं है लोगों को ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, किस तरह से बेटर ट्रस्ट डेवलप किया जा सकता है? एक अच्छी कम्युनिकेशन जो है लोगों के दरमियान और वासा के दरमियान जो है अगर बनाई जा सकती है। फंड्स की कमी भी है, साथ ही साथ लोग बिल नहीं अदा करते। इसके अलावा कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर इम्प्रूव की जाएँ या बेहतर की जाएँ तो ये जो इश्यूज़ हैं जो फैसलाबाद में हमें अभी रिसेंटली देखने को मिले हैं और आने वाले वक्त में भी देखने को मिलेंगे, इनको कैसे हल किया? देखिए फातिमा, जैसे मियां साहब ने बताया कि यहाँ पर अब फेस्को कोई अच्छे रिलेशन तो नहीं है, ना वो कोई सेमिनार करते हैं बिल लेने के लिए, ना महकमा सुई गैस करता है, सिर्फ उनका डर मौजूद है। तो इस तरह से अगर मैं गाँव की मिसाल दूँ तो वहाँ पर जो आबियाना इकट्ठा करते थे ना, वहाँ भी नंबरदार आबियाना इकट्ठा करके देता था, और वो इस वजह से दे देते थे कि वरना हमारे ऊपर जो है वो डिप्टी कमिश्नर FIR दे देगा। अगर वासा के जो डिफ़ाल्टर ये मतलब तय किया जाए कि 10,000 या 20,000 या उससे ज़्यादा या 1 साल से ज़्यादा है, उनके खिलाफ कुछ इलाकों में अगर कानूनी कार्रवाई की जाए तो उससे जो बहुत सारे लोग हैं वो खौफज़दा होकर भी बिल देना शुरू कर देंगे कि हम जो है नए एक रोले में न डल जाएं। तो इस तरह से कुछ इनको जाना पड़ेगा, लिटिगेशन में जाना पड़ेगा, कुछ ऐसे कानून बनाने पड़ेंगे कि ज़बरदस्ती हम कैसे बिल ले सकते हैं। देखिए, अगर आप वहाँ पर जो सीवरेज का सिस्टम बंद करेंगे तो वो पूरे मोहल्ले के लिए अजाब होगा ना, वो गली में खोल देगा सारा कनेक्शन और वो पूरे मोहल्ले के लिए एक अजाब बन जाएगा। वो फिर सफाई का एक अलग मसला एग्जैक्टली। तो इस तरह से कोई करना पड़ेगा। जैसे ये भी अच्छी चीज़ है कि कोई अगर प्रॉपर्टी सेल करता है तो NOC लेता है, लेकिन इसको ज़्यादा जैसे ID कार्ड बनाना है तो आपको बिल क्लियर करने होंगे, कुछ ऐसी कानून साजी करनी होगी कि जिसमें वो बंदा मजबूर हो जाए कि वो जैसे अभी कर रहे हैं कि वैक्सीन लगवानी ज़रूरी है, अदरवाइज आपके काम नहीं होंगे, तो शायद ये अकाउंट्स के लिए भी कर दें। फिर है कि लोग आहिस्ता आहिस्ता ये लोग, मैं अब्दुर्रहमान आपकी बात कर दूं, ये हमने कोशिश की थी, जैसे इन्होंने अभी बात की ना ऐड करने की, हमने कोशिश की थी कि फेस्को के बिल के अंदर ऐड कर दें वासा का बिल अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द हाउस। एक अर्बन यूनिट का हमारे पास सर्वे पड़ा है, हम उसको ऐड कर दें फेस्को के बिल, क्योंकि फेस्को का फियर फैक्टर है, हमारा फियर फैक्टर अनफॉर्चुनेटली नहीं डेवलप हो सका। तो हम वो जब ऐड कर देंगे तो ये जो मामलात है ना, वो जितनी जैसे आपकी टीवी की फीस जो है वफाकी हुकूमत ने आपके बिजली के बिल में डाल दी है और वो टीवी की मद में आप 50 रुपए दे रहे होते हैं, प्राइस वो और उसमें आप डाल देंगे, तो मेरा ख्याल है ये वाला मसला हम कामयाब नहीं हो सके। हमने कोशिश की थी, मगर दूसरी जो बात है कि इन मसाइल का हल क्या है, इन मसाइल के 2 हल हैं।
एक तो जितने वासाज हैं ये डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के परव्यू में आते हैं, इनको उससे अलहदा कर देना चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ का स्कोप ऑफ वर्क डिफरेंट है, इनका स्कोप ऑफ वर्क डिफरेंट है। ये बतौर यूटिलिटी काम करते हैं, वो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ उनका बिल्कुल इंटायरली मामला चेंज है। इनके अलहदा बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करने चाहिए तमाम वासास के अंदर, और वो जो बोर्ड्स हैं उनको पूरी तरह से अख्तियार मिलना चाहिए कि वो एक रेगुलेटर का किरदार अदा करें वासा अफसरान की जो है उसकी कारकर्दगी के ऊपर, और वो बोर्ड फैसला करे। जैसे अभी फेस्को बोर्ड की सिफारिशात के ऊपर इन्होंने जो मुअत्तलियां की हैं, वो बोर्ड फैसला करे कि आया ये यूटिलिटी जो है, जो हुकूमत वक़्त इनको फंड्स मुहैया कर रही है, ये उन फंड्स की दस्तयाबी के बावजूद सही किरदार अदा कर रहे हैं, तसल्ली बख्श इनकी कारकर्दगी है या नहीं, और ये जवाब दे बोर्ड को हो, और बोर्ड रिपोर्ट करे सीएम को, बोर्ड रिपोर्ट करे हाउसिंग मिनिस्टर को, तो ये बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करके इनको इनसे अलहदा करें। दूसरा, इसका जो फौरी हल है कि वासा के पास माशाल्लाह से हर विसिनिटी के अंदर प्रॉपर्टीज़ पड़ी हैं। ये किसी भी कमर्शियल बैंक के पास जाएं या पंजाब बैंक के पास चले जाएं, पंजाब बैंक के पास जाकर ये अपनी किसी प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज रख के थोड़े से अरसे के लिए अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए लोन बोरो कर लें। आजकल बड़े लो मार्कअप पे इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए, इनके लिए चीज़ों के लिए लोन मिल रहे हैं, ख़ासतौर पे पेंडेमिक के अंदर। वो लोन बोरो कर लें, क्योंकि अगर हुकूमत से पैसे नहीं आ रहे, जो कि नालायकी है हुकूमत वक़्त की, तो उसका अजाब फैसलाबाद के शहरी मत भुगतें। और आने वाले दिनों में अगर फैसलाबाद के शहरियों को इस अजाब से बचाना है तो अभी से इनको इन चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए। और मेरी इतला के मुताबिक शायद बाकी वासास ने ये बैंकों से लोन लिए हैं। इसको अब्दुर्रहमान साहब अपने ज़राए से कंफर्म करके किसी और प्रोग्राम में इसकी तायद या इसके नफ़ी करेंगे, तो ये भी इस तरह का को काम करके अपने फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स को, जो बेल्ट टाइटनिंग हुई है, कम से कम उसको लूज करें, और जो सर्विस डिलीवरी है उसको बेहतर करें। अगर इन्होंने बेहतर नहीं की, तो अभी आप जो बात कर रहे थे ना कि ईद का पानी खुश्क नहीं हुआ, तो अगली बारिश जो है वो आने को है, तो वो भी पानी जो है फिर इसी तरह ही खड़ा रहेगा गली मोहल्लों में। और फिर आलाइशों का जो ताफुन था, आलाइशें तो काफ़ी हद तक FWMC ने लिफ्ट कर ली हैं, मगर वो जो पार्कों के अंदर, जो सीवरेज लाइंस के अंदर, वो जब वो ओवरफ्लो होंगी और पानी वापस गलियों में आएगा, तो फिर वो गंदगी वाला माहौल और वो जो है सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, इसको इनके बिल्स जो हैं अगर मंथली ये नहीं दे रहे हैं, एनुअली भी तो सेट किए जा सकते हैं कि एनुअली एक घर अगर 2.5 मरले का या 5 मरले का, उसे इतना देना। वो जो फातिमा ने बात की ना कि अवेयरनेस, फिर उसमें अवेयरनेस वाली बात फिर आ जाएगी। हमने 2 महीने पे शुरू किया था हमने 2 महीने पे शुरू किया था, 6 बिल हम लेते थे साल में, मगर 2 महीने में एक दफ़ा बिल डिस्ट्रीब्यूटर उनका दरवाज़ा नॉक करता था। हमने कहा कि इनमें अवेयरनेस भी आए, थोड़ा सा इनको एक रिमाइंडर भी जाए, तो हर महीने जो है वो बिल जाना चाहिए। फिर हमने हर महीने बिल कर दिया। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया इरफान मनान साहब आपका आज के शो में आने के लिए। अब्दुर्रहमान आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सिटी एट 10 में आप लोगों को एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। ऑफ कोर्स हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान हमें ज्वाइन कर रही है। हमारी कोशिश होती है हमेशा कि कोई ना कोई पॉजिटिव चीज़, और स्पेशली पाकिस्तान के हवाले से आप लोगों के सामने लेकर आए, और साथ ही साथ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को भी हाईलाइट करें जो कि शायद हमारी प्रोग्रेस में, पाकिस्तान की ख़वातीन की तरक्की में जो है रुकावट बन रही है। तो आज हमारे साथ फातिमा हुसैन मौजूद हैं, जो कि नेशनल चैम्पियन है जैवलिन थ्रो के साथ है, और जिसको उर्दू में नेज़ाबाजी कहा जाता है। एंड ऑफ कोर्स एक ऐसा स्पोर्ट है जो कि पाकिस्तान में उतना एक्सप्लोर नहीं किया गया है इन द पास्ट, और स्पेशली फीमेल्स के हवाले से बात करें तो आज भी पाकिस्तान एक ऐसी जगह पे स्टैंड करता है जहाँ पे औरतें स्पोर्ट्स की तरफ आने से थोड़ा सा कतराती हैं। तो फातिमा से बात करते हैं। फातिमा, सबसे पहले तो हम बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपका कि आपने एक तो हमारे लिए वक्त निकाला, और साथ ही ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू ख़वातीन के हवाले से भी और पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के हवाले से भी आपने हाईलाइट करने के लिए हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए, और मैं सिटी 41 का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो इस तरह मतलब जो प्लेयर्स की मुश्किलात होती है उनको हाईलाइट करते हैं और उनके मतलब उनके ऊपर काम करने की कोशिश भी करते हैं। तो ऑफ कोर्स आपको पता है कि पाकिस्तान से प्लेयर्स जब भी हाईलाइट होते हैं, हमारे जो नेशनल प्लेयर्स हैं, हम
जितना कहें उतना कम हम उनको शायद अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो आपकी जो अपनी पर्सनल जर्नी रही है स्पोर्ट्स के अंदर, वो किस तरह की रही है, कहाँ से शुरू हुई? बिल्कुल, जो स्पोर्ट्स है, एथलेटिक्स है, एक तो हमारे जो मतलब कंट्री का एक मतलब हो गया है कि सिर्फ जो क्रिकेट को ही स्पोर्ट समझा जाता है, क्रिकेट को ही स्पोर्ट समझा जाता है, क्योंकि बेसिकली सारा जो फेम है क्रिकेट के पास है, बाकी किसी गेम को इतना फेम हासिल ही नहीं है, क्योंकि मीडिया कवरेज ही नहीं करता, किसी गेम को सपोर्ट ही नहीं करता। जब अपने तौर पे कोई प्लेयर जाके इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा परफॉर्म करता है तो तब जाके मीडिया को पता चलता है और लोगों को पता चलता है कि ये गेम भी पाकिस्तान में हो रही है। फिर उसको थोड़ा पूछते हैं, चंद दिन पूछते हैं, उसके बाद फिर वही गुमनामी में वो चला जाता है। क्रिकेटर जो है वो हमेशा से मतलब आप चाहे पुराने क्रिकेटर किसी को ले लें, लेकिन लोग उनको जानते होंगे, लेकिन एथलेटिक्स या किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर जो बाकी प्लेयर्स हैं उनको कोई भी नहीं जानता आज तक। अच्छा फातिमा, ये बताइएगा जर्नी कैसी रही आपकी शुरू से आखिर तक? किस तरह से सोचा कि इस स्पोर्ट की तरफ आप जाएंगी? क्या ट्रेनिंग्स रहीं? कितनी मुश्किलात का सामना रहा? शुरू कब किया? एम्स क्या हैं आगे? स्टार्टिंग में तो स्कूल लेवल से स्टार्ट किया था। स्कूल में जो बेसिकली फिजिकल एजुकेशन की टीचर होती हैं उन्होंने हमें स्टार्ट करवाया था। तब इतना नहीं पता था हमें इस गेम के बारे में कि ये क्या है क्या नहीं। स्टार्टिंग में स्कूल में वॉलीबॉल भी खेला था, साइकिलिंग भी की थी। तो ये जो जैवलिन है इसमें बहुत कम लोग आते हैं एथलेटिक्स में। तो ये मैंने जब स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में स्कूल कॉलेज लेवल पे खेला था। उसके बाद नेशनल लेवल पे मैंने 2015 में सिल्वर मेडल लिया। उसके बाद 16 में मैं नेशनल चैंपियन बनी और तब से लेके अब तक पाकिस्तान की नेशनल चैंपियन में हूँ। अच्छा, इसके लिए काफी जोर भी चाहिए होता है क्योंकि आपने थ्रो करना होता है, उसके लिए आपके जी। हाथों पैरों में जान भी बड़ी जबरदस्त होनी चाहिए। तो ट्रेनिंग तो आपकी खूब सख्त होगी। जी बिल्कुल, उसके लिए हम जो स्पेसिफिक ट्रेनिंग है स्ट्रेंथ की वो उसमें हम लोग जिम में ऐड करते हैं। जिम में जो स्ट्रेंथ वर्कआउट है वो ऐड करते हैं हम लोग। सुबह से शाम तक कितनी देर के लिए वर्कआउट करते हैं और कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करते हैं? हम लोग अभी तो 2 सेशन कर रहे हैं, एक जिम में करते हैं और एक हमारा ट्रैक पे होता है। तो तकरीबन 2 घंटे जिम में होता है और 3 घंटे ट्रैक पे होता है। तो उसके लिए 5 हम घंटे की ट्रेनिंग रोजाना होती है? जी तकरीबन ये इतना ही टाइम है और उसके लिए हमें मतलब लाइक 1 घंटा पहले जिम जाना होता है आने जाने में। तो सारा दिन हमारा इसी में ही गुजरता है। और आप ट्रेनिंग फैसलाबाद के अंदर कर रही हैं? जी फैसलाबाद की। तो यहाँ पर कहाँ फैसलाबाद के अंदर? आपके कोच जो हैं वो फैसलाबाद में जो टाटन ट्रैक है वो उधर बना हुआ है जंग रोड पे। शायद काफ़ी दफ़ा सिटी 41 की टीम भी वहाँ पे गई है। तो वहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग करते हैं और जो जिम है हमारी इधर मैरीगोल्ड जिम है फैसलाबाद में, उधर हम लोग ट्रेनिंग करते हैं। तो बस इधर ही। अच्छा, डाइट भी तो बड़ी चाहिए होती है ना? जी खाबे बिल्कुल। शाबे जरा खूब दबा के खाने होते हाँ हैं जी, ताकि डाइट जान तो है। सारे एथलीट्स को बहुत अच्छी लेनी पड़ती है। उसमें आपको हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। आपका वेट भी गेन ना हो जाए, आपकी स्पीड भी रिड्यूस ना हो जाए, आप कहीं से फैट ना गेन करो। ये आपका सारी डाइट प्लान कौन बनाता है? डाइट प्लान खुद ही। पहले तो हम लोग मतलब नहीं इतनी अवेयरनेस थी, अब काफ़ी चीज़ें इंटरनेट से भी सीखते हैं और देखते भी हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी देखते हैं। तो उनसे हम लोग काफ़ी चीज़ें सीखते हैं और ज़्यादातर खुद ही कोशिश करते हैं कि मैनेज करें हम लोग, क्योंकि हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि हम अपना प्रॉपर जो डाइटेशन है वो रखें अपना, या फिजिशियन रखें अपना। तो ज़्यादातर हमें खुद ही देखना पड़ता है और खुद ही हम लोग करते हैं। रिसोर्सेज की कमी की वजह से बिल्कुल या बिल्कुल। फैसिलिटीज की कमी की वजह से किस तरह के और इश्यूज आपको फेस करने पड़ते हैं? बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे हमारे पास हमारा सामान ही पूरा नहीं होता एथलेटिक्स का। हमारे पास शूज़ नहीं है। मैं जो जैवलिन के स्पाइक्स यूज़ करती हूँ वो तकरीबन 2-3 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ और वो जब फट जाते हैं तो उनके ऊपर टेप करके दोबारा उनको रीयूज़ करते हैं। हालांकि वो जो स्पाइक्स हैं वो बाहर से हम लोग मतलब सेकेंड हैंड यूज़ करते हैं, तो वो हम लोग यूज़ करते हैं। बाहर वाले वो जो स्पाइक्स होते हैं वो उनको 6 महीने यूज़ करते हैं, 8 महीने यूज़ करते हैं। उनका कंसर्न नहीं होता कि वो फटे हैं या नहीं फटे, वो उनको मतलब वेस्ट कर देते हैं। उनके लिए वो वेस्ट हो जाते हैं। वो हर 6 महीने बाद 3 महीने बाद स्पाइक्स रीन्यू करते हैं। लेकिन हमारे पास क्योंकि इतने वसाइल नहीं है तो हम लोग उनको नहीं कर सकते। यानी आप फटे हुए शूज़ के साथ इतनी बिल्कुल। मेहनत करती हैं और चैंपियनशिप जब खेलने जाती है तभी भी उन्हीं शूज़ के अंदर आप खेलती हैं? गवर्नमेंट बिल्कुल। की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से एथलेटिक्स को तो बिल्कुल कोई सपोर्ट नहीं है, क्योंकि जब भी हम लोग कहीं बाहर भी जाते हैं तो कोई हमें मतलब इवन के हमें सिर्फ ये ट्रैक सूट ही प्रोवाइड किया जाता है। उसके अलावा जो हमारे स्पाइक्स वगैरह होते हैं वो हमें नहीं दिए जाते, वो खुद ही प्ले शूज़ का पेयर नहीं दिया गया आपको नहीं दिया गवर्नमेंट की जाता। तरफ से? आप अपने सर पे सारा कर रहे हैं? बिल्कुल। हमें बल्कि वो मतलब वो पाकिस्तान में मिलते भी नहीं है कहीं पे। आप सेकंड हैंड भी कहीं पे देखें तो वो बहुत रेयरली मिलते हैं, क्योंकि वो बाहर से इंपोर्ट आती हैं, यूज्ड शूज़ में आते हैं, तो वो बहुत डिफिकल्ट क्या होते हैं। गवर्नमेंट को कभी आपने मतलब किसी तरह से आपके कोच के थ्रू या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप काम करते हैं, किसी चैंपियनशिप में जब आप जा रहे होते हैं नेशनली,
वहाँ से ये मैसेज आपने आगे फॉरवर्ड करने की कोशिश की है? वहाँ पे हमारे जो पाकिस्तान में ट्रेंड है कि अगर किसी प्लेयर के पास जॉब है ना, तो इट मीन्स कि वो अपने ओन पे ही सारा कुछ करे। अब मैं वापडा से खेल रही हूँ, तो वापडा वाले हमें सिर्फ यही कहते हैं कि आपके पास आपको जॉब दी हुई है, दैट्स इट। उसके अलावा कोई मतलब उनके मतलब आप क्रिकेट को देखिए, उनके पास जॉब के अलावा स्पॉन्सरशिप होते हैं, सारे उनको सपोर्ट करते हैं, उनकी जो उनके सामान वगैरह उनकी टेक केयर करते हैं। लेकिन एथलेटिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं। तो आपको स्पॉन्सरशिप्स क्या अलाउ नहीं की जाती, या आपको मिल जो है इतनी आगाही नहीं है लोगों को कि इस तरफ आए? क्योंकि ये गेम बहुत मतलब कम लोग Rare देखते है। हैं। हाँ जी, रेयर है, तो इसलिए इसमें मतलब लोगों को इंटरेस्ट नहीं है इतना ज्यादा, क्योंकि ये हाईलाइट नहीं है। अभी हमारे 2 लड़के, एक लड़का अभी कल जो तलहा तालिब, उसने अच्छा परफॉर्म किया। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया तो पता लगा है कि जी वो लड़का पहली खेलने दफा गया उनका था। नाम बिल्कुल सुना है कल। मतलब किसी को पता भी नहीं था, सिर्फ चंद मतलब जो फील्ड के लोग हैं उनको पता था कल, लेकिन कल के बाद सारा पाकिस्तान उसको जानते हैं। यही तो हमारा हाल है कि जब हम अच्छा करके आएंगे तभी हमें सपोर्ट मिलेगी, लेकिन जब हम डिफिकल्ट फेस में होते हैं, स्ट्रगल के फेस में होते हैं, तब हमें नहीं पूछा जाता। जबकि जरूरत तब होती है हमें जब हम स्ट्रगल फेस में होते हैं। जब आप इंटरनेशनली कुछ अच्छा कर जाते हो तो फिर आपको सारी कंपनीज ही आपको इंटरनेशनल भी प्रोवाइड की जाती है, फिर तो आपको मसला नहीं होता। जो बेसिक है ग्रास रूट लेवल पे जो मसले मसाइल है उनको ठीक करने की क्या जरूरत है। एज ए फीमेल प्लेयर आपको कभी महसूस हुआ है कि उतना सपोर्ट सोसाइटी की तरफ से या घर वालों की तरफ से, स्कूल में डिफरेंट टीचर्स में या क्लास के लोगों की तरफ से या इवन फैमिली फ्रेंड्स की तरफ से आपको उस तरह से सपोर्ट ना किया गया? नहीं, मुझे तो इस तरह का अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसा इशू नहीं हुआ है। लेकिन ये है कि जो सोसाइटी में दूसरे मसाइल हैं, जैसे लड़कियों को इतनी सपोर्ट नहीं मिलती लड़कों के बनिस्बत, वो ज़रूर मसले मसाइल हैं। लेकिन फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है, उसी वजह से हम लोग आज तक यहाँ पे हैं। क्योंकि अगर आपकी फैमिली आपके साथ नहीं है तो आप आगे मतलब बाहर की फील्ड में निकल ही नहीं सकते। और फैमिलीज को जो जिनमें लड़कियां हैं आजकल जो खेलना चाहती हैं, उन फैमिलीज को क्या कहेंगी? बिल्कुल, मैं अभी तो बस जैसे हमारे हालात हैं, हम तो वैसे ज़्यादातर ये कोशिश करते हैं कि इस फील्ड में कोई ना आए, क्योंकि जो हम फेस कर रहे हैं उसके लिए तो हम कहते हैं कि जी। लेकिन अगर आप जैसे लोग नहीं आएंगे, इन इश्यूज के बारे में नहीं बोलेंगे, आवाज नहीं उठाएंगे, तो आगे आने वाली जनरेशन के लिए लेकिन अपनी सिचुएशन देख के हम यही कहते हैं कि भाई इस चीज़ से दूर रहो, क्योंकि इसमें आपके लिए कुछ नहीं, आप पढ़ो लिखो कुछ और फील्ड में चले जाओ। लेकिन जब हम लोग ये देखते हैं कि हाँ, क्योंकि हमारा एक टारगेट बना हुआ है, हम लोगों ने अब इसमें आगे हैं ना, आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं, तो हमारा तो यही है कि हम इसी को कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो जरूर कोई ना कोई मतलब ऐसा आ जाएगा जो हुकूमत की तरफ अच्छा, से। लड़की को बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं जब वो किसी फील्ड के अंदर आती है, स्पेशली अब आप इस फील्ड के अंदर हैं, मतलब क्रिकेट होती या फिर इसके अलावा फुटबॉल होती या कोई ऐसा स्पोर्ट जो कि पॉपुलर होता लोगों में, तो और तरह की स्पोर्ट आपको नहीं। जब घर आपने कहा कि नेजाबाजी के अंदर मैंने जाना है, तो वो थोड़ी मुश्किलात का सामना तो करना पड़ा होगा। बिल्कुल, स्टार्टिंग में तो मेरी फैमिली को भी नहीं पता था कि ये नेजाबाजी होती क्या है। उनके इल्म में था कि ये नेजाबाजी घोड़ों के ऊपर बैठ के वो स्टिक के साथ पकड़ते हैं, मतलब जो पुराने लोग थे उनको इस बारे में पता था। लेकिन जो मतलब मॉडर्न जैवलिन थ्रो है उसके बारे में नहीं उनको पता था। तो मुझे स्टार्टिंग में उन्होंने कहा था कि आप क्रिकेट वगैरह ज्वाइन कर लो, क्योंकि वो सबको पता था क्रिकेट फीमेल की टीम है। तो लेकिन मेरा दिल इसी में था कि मैंने इसी में ही लेके आगे कंटिन्यू करना है। तो घर वालों ने कोई मसला नहीं किया, उन्होंने कहा ठीक है आपकी चॉइस है तो आपको। वैसे जब आप नेशनल चैंपियन बनी फिर प्राउड तो फील हुआ होगा ना? जी, प्राउड तो बहुत फील हुआ था। लेकिन जब आगे आगे मैंने देखा कि नेशनल चैंपियन बनने के बाद, 1 दफ़ा बनने के बाद, 2 दफ़ा बनने के बाद, 3 दफ़ा बनने के बाद और चौथी दफ़ा बनने के बाद भी आपको कुछ हासिल नहीं हो रहा, तो फिर थोड़ा सा इंसान को होता है कि हम किस लेवल पे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, डिमोटिवेशन होती है। लेकिन बस हम लोग कर रहे हैं कि शायद आगे शायद आगे शायद आगे, उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो बस इसीलिए लगे। इंटरनेशनली खेलने का मौका मिले, कम्पीट करने का मौका बिल्कुल, हमारे मैंने लास्ट 2019 में लास्ट नेशनल गेम्स हुई थी, उसके बाद से हम लोग मतलब एथलेटिक्स के सारे लोग जितने भी, उन्होंने कोई कंपटीशन नहीं खेला। 2 साल का गैप है कोविड की वजह से, फिर हमारी फेडरेशन बैन हो गई। लेकिन जब आपको कंपटीशन नहीं मिलेगा, कोई चीज़ आप अपने आप को दिखाने का मौका नहीं मिलेगा, तो आप मतलब इम्प्रूव नहीं कर सकते। फेडरेशन किस तरह से बैन होगी, अगर आप उस हवाले से थोड़ा सा बता सकते? फेडरेशन जो हमारी है, हमारे 3 लोग जब साउथ एशियन गेम्स हुई थी उसमें 3 लोग जो मेल थे वो डूप टेस्ट में पकड़े गए थे, तो उनकी वजह से फेडरेशन जो है वो थोड़ा सा क्राइसिस का शिकार है। तो उसकी वजह से वो कोई मतलब कंपटीशन वगैरह ऑर्गेनाइज नहीं करवा सके। वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे जाके इस तरह का प्रॉब्लम हो, उससे पहले
अगर नेशनल लेवल पे इन चीज़ों को रिजॉल्व कर लिया जाए तो ये बेहतर एक नहीं? चीज़ की कमी है हमारे इधर, क्योंकि पाकिस्तान में जो है डूप टेस्ट का कोई सिस्टम नहीं है। पाकिस्तान में हर प्लेयर को यही लगता है कि वो यहाँ पे मतलब बैन स्टीरॉयड वगैरह यूज़ करके तो नेशनल चैंपियन बन जाएगा, लेकिन आगे जाते हैं जब वो लोग, तो वो अपनी परफॉर्मेंस मेंटेन नहीं कर पाते, क्योंकि उनको ये डर होता है कि अगर हम वहाँ जाके परफॉर्म करेंगे तो पकड़े जाएंगे। और जब आप रैंडमली कहीं पे आप परफॉर्म कर भी लेते हो, जो प्लेयर्स इस तरह यूज़ करते हो, तो वो अगर रैंडमली आपका टेस्ट हो जाता है तो वो पूरी कंट्री के लिए बजाय स्टेरॉइड्स कितनी हद तक पाकिस्तान में प्लेयर्स इस्तेमाल कर रहे हैं? ये तो हर इंसान को मतलब जो करते हैं वो करते ही हैं। ये हमारा सिस्टम एक ख़राब हो चुका है काफ़ी हद तक, क्योंकि प्लेयर्स पकड़े भी जा रहे हैं। और जो इसमें ज़्यादातर जो बॉडी बिल्डर्स का काम है, क्योंकि वो लोग स्टीरॉयड के बगैर चलते नहीं हैं, और उन्होंने अब एथलेटिक्स के लोगों को भी बीच में इन्वॉल्व करना बिल्कुल, शुरू कर डेफिनेटली, दिया। और मजीद भी इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ब्रेक के बाद हमें राना सज्जाद हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, तो आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। जनाब जनरल सेक्रेटरी हैं पंजाब थ्रू बॉल एसोसिएशन के, तो इस हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ इन्हीं के साथ करेंगे। क्या कहेंगे, फंड्स की कमी की वजह से हमारे यहाँ जो प्लेयर्स हैं उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आप क्या कहेंगे, कितने प्लेयर्स हैं इस वक्त जो कि पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, नेशनल लेवल पे जाना चाहते हैं, लेकिन फंड्स की वजह से बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे भी होते हैं ना जो कि अपने पैशन को, अपने शौक को, अपने मशगले को कैरी ऑन ही नहीं कर पाते, लेकिन जब पेट लगा होता है ना साथ, तो रोटी कमाने के लिए वो फिर अपने पैशन को छोड़ के नौकरी की तरफ जाना पसंद करते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हमारे यहाँ मौजूद है। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। सबसे पहले तो ये अलमिया रहा है हमारे स्पोर्ट्स के अंदर। आज से 10 साल पीछे हम देखें तो स्पोर्ट्स को फ़रोग़ देने के लिए वालिदैन का भी इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था। जब देखा कि हमारे जो अदारे हैं बच्चों को प्रमोट नहीं कर पा रहे, तो इस वजह से वालिदैन ने भी बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब करने से मना कर दिया। और अगर इसी तरह हालात रहे तो मेरा ख्याल है कि कोई भी जो है आने वाले वक्त में हमारी स्पोर्ट, पाकिस्तान की स्पोर्ट्स जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। फ़ंड्स की जो बात कर रहे हैं, तो हमारे जितने भी अदारे हैं, बल्कि जितनी भी एसोसिएशन हैं, वो सेल्फ फाइनेंस पे वो गेम को प्रमोट कर रही हैं। तो फंड्स जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल भी किसी भी एसोसिएशन को नहीं मिल रहा। इसका ये सबसे बड़ी वजह ये है कि जिसकी वजह से हमारी स्पोर्ट्स जो है आगे नहीं बढ़ पा रही, क्योंकि बच्चों को प्रॉपर डाइट नहीं मिलती, बच्चों को किट्स नहीं मिलती। जो प्लेयर्स पहले प्लेयर्स थे वो सिर्फ किट्स पे डिपेंड करते थे कि हमें वर्दी मिल जाएगी, तो इस पे बहुत ज़्यादा खुश होते थे। लेकिन अब जो बच्चे हैं वो फिज़िकल एजुकेशन ले रहे हैं, उसके साथ साथ अब जो स्पोर्ट्स है वो स्किल बन चुका है। जैसे जैसे वो अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं तो गेम जो है वो एक बिज़नेस, एक स्किल और एक कह लें कि उसका फ्यूचर प्लान साथ लेके आती है। तो वो जब जैसे ही अपनी एजुकेशन कंप्लीट करता है तो उसका कैरियर स्टार्ट हो जाता है। तो इस वजह से आज ये बहुत ज़रूरी है। जो एसोसिएशन है उनको तो फंड की इतनी किल्लत है कि मैं अपना बताता हूँ कि मैंने 3 माह से नेशनल चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। सिटी 41 ने भी हमारे जो ट्रेनिंग कैंप हैं कवरेज किए हैं, लेकिन हमें आज तक जो है हमारे जो पंजाब स्पोर्ट बोर्ड है उन्होंने कोई फ़ंड के लिए हमें कोई जो रिलैक्सेशन नहीं दी। हमारी चैम्पियनशिप की अभी भी ट्रेनिंग चल रही है पंजाब की, बल्कि हम इसी दौरान लड़कियों की चैम्पियनशिप पंजाब ऑर्गेनाइज़ कर रहा है। क्रिसेंट स्पोर्ट कम्प्लेक्स में हमने ऑर्गेनाइज़ करनी है। 29 से 2 अगस्त की हमने डेट दी हुई है, लेकिन चूँकि इजाज़त ना होने की वजह से इसको हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा, जो हम 11 अगस्त से 14 अगस्त को ऑर्गेनाइज़ करेंगे। उससे पहले हमारी मेन की चैम्पियनशिप आ गई है। हमने इवनिंग में लड़कों का सेशन स्टार्ट किया हुआ है, जो कि 5 से 7 अगस्त नारायण बट्टाकुंडी में नेशनल चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करेंगे। उसके लिए भी हम जो है अपने तौर पे वो सारा खर्चा कर रहे हैं। चंद गेम्स की होने के वजह से कोई भी स्पॉन्सर नहीं मिलता, कोई भी एडवर्टाइज नहीं मिलती, कोई भी कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं होता। आज जितनी भी एसोसिएशन है हमारी 36 से प्लस गेम्स ऐसी हैं जो पंजाब स्पोर्ट बोर्ड के अंडर काम कर रही हैं, लेकिन सब जो हैं चंद गेम्स को जो कह लें कि दिल से लगाया हुआ है, बाकी गेम्स जितनी भी हैं वो सब खुद से खर्चा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है किस तरह से ये जो बाकी गेम्स हैं, किसी भी तरह का स्पोर्ट हो वो इक्वली इम्पोर्टेंट है, चाहे वो लड़कियों का हो, चाहे वो लड़कों का हो, और चाहे वो फुटबॉल या क्रिकेट ना हो,
इसका मतलब ये नहीं कि वो ज़रूरी नहीं है। आपको किस तरह से आवाम को, लोगों को, आम लोगों को इस तरफ लाया जा सकता है, ये अंडरस्टैंडिंग, आगाही बेहतर की जा सकती है? अच्छा, मैं सोचता हूँ, मैं देख रहा हूँ, बल्कि मैंने ये अपना जो स्पोर्ट्स का सफ़र है, मैंने 2006 से स्पोर्ट्स के लिए, और 10 साल के बाद मैं इस मकाम तक पहुँचा हूँ। लेकिन मैंने जो देखा है कि हमारी जितनी भी एसोसिएशन है, जब तक हम नए लोगों को चांस नहीं देंगे ना, तो हम लोग ये बिल्कुल भी नहीं कर सकेंगे। जैसे बहुत सारी जगहों पे हमने इनिशिएटिव्स लिए हैं, हमारी पुलिस में, हमारे और कुछ अदारों में इनिशिएटिव्स लिए गए कि जो नए लोग जब आएंगे, टैलेंटेड लोग आएंगे, एजुकेटेड लोग आएंगे, तो फिर अदारे को चांस मिलता है कि वो नए लोगों को शो ऑफ करवा सकें, नए लोगों को लेके आ सकें, चांसेस मिल सकें। जो पुराने लोग हैं, जब तक वो अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे तो उनकी जगह नए लोग नहीं आएंगे। जब वही कल्चर रहेगा तो फिर किस तरह से नए लोग सामने आ सकेंगे। मेरे ख्याल में उन लोगों को भी सोचना चाहिए जिनकी वजह से हमारी स्पोर्ट्स का बेड़ा गर्क हो रहा है। वो सोचें कि अगर अपनी नई नस्ल को हम मौका नहीं देंगे तो ये किस तरह से सामने आ सकते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। मैं अपने अदारों के जितने भी हेड्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस पे हिकमत अमली करें, ताकि ऐसा मुमकिन हो सके कि जो नए लोग हैं वो आगे आएँ और गेम को जो है ना फ़रोग मिले। फातिमा से हम बात कर रहे थे, जहाँ पर उन्होंने मेंशन किया कि उनका जूता जो है वो अगर फट जाता है तो उनको बांध के ट्रेनिंग करनी पड़ती। बिल्कुल ऐसा क्या ही है। इस हवाले से गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को पता नहीं है कि वो, उनको मालूम नहीं है या वो जानना नहीं चाहते? नून लीग की हुकूमत में हमारे पंजाब स्पोर्ट बोर्ड के चेयरमैन थे हमजा शहबाज शरीफ साहब। यूथ गेम्स करवाए गए, 6 करोड़ का बजट था उसमें भी 6 करोड़ फिर गिनीज बुक ऑफ में रिकॉर्ड भी कायम किए गए, बहुत सारे फेस्टिवल करवाए गए, लेकिन जो फंड था वो चंद जगहों पे उसको खर्च कर दिया गया। लेकिन जितने डिस्ट्रिक्ट के पार्टिसिपेंट्स गए थे, उन लोगों का उन पार्टिसिपेंट्स का जितना भी बर्डन था वो डिस्ट्रिक्ट पे आ गया। जब वो डिस्ट्रिक्ट पे आया तो उन लोगों ने सोचा कि अगर स्पोर्ट बोर्ड जो है पैसे नहीं दे रहा, इनको हमने पैसे देने हैं, तो फिर हम लोग वहाँ पे जाके पार्टिसिपेट क्यों कर रहे हैं। बच्चे ख्वार हुए, लोग यहाँ से गए हैं, बसों भर के गए हैं, लेकिन वो 6 करोड़ का बजट जब कह लें कि ज़ाया कर दिया गया तो फिर लोगों का इंटरेस्ट भी जो है ना उससे हट गया। फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई 5 साल। ये 10 साल जो पिछले गुजरे हैं ना टेन्योर, 5 ईयर नून लीग का और 5 ईयर जो पीपल्स पार्टी का, उसमें गेम तो बिल्कुल ही खत्म हो गई। अच्छा, ये कहा जाता था कि इमरान खान के आने से हालात बेहतर होंगे क्योंकि वो खुद भी स्पोर्ट्समैन है, बहुत सारे लोगों को उम्मीदें थी उनसे। तो आप क्या कहेंगे, उम्मीदें अभी भी जिंदा हैं या फिर बड़ी बुरी तरह टूटी? बिल्कुल उम्मीदें जिंदा हैं। जो चीज़ें नहीं हो रही थी वो सामने आ रही हैं, लेकिन हम अभी तक नाउम्मीद नहीं है। अगर हमने ये सोचा था कि कप्तान आएंगे तो स्पोर्ट्स को फ़रोग मिलेगा, किसी हद तक वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर वही बात आती है कि जो लोग बैठे हुए हैं ना वो नहीं करना चाहते। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं इमरान खान साहब से भी, मैं अदारों से फिर ये कह रहा हूँ कि मैं अभी तक बहुत सारे क्राइसिस फेस कर रहा हूँ। बहुत सारे फेवरेटिज्म जो लोग हैं वो हमारी जगहों पे बैठे हुए हैं, इवन के हमारी एप्लीकेशन पे फंड भी खा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारा जो मोटिवेशन है कि आप देख सकते हैं, किसी टाइम आप विज़िट करें कि दिन में अभी सुबह 6 बजे बच्चों को बुलवाया हुआ था, तकरीबन 20 के करीब लड़कियां थीं जो प्रैक्टिस करके गई हैं। गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा हो गई है, लेकिन ख्याल आता है कि ख़ासकर जो लड़कियां हैं वो अपनी स्किन के लिए केयरिंग होती हैं, लेकिन उन बच्चों का वलवला देख के मैं खुश हुआ आज कि ये बच्चे कितने मोटिवेशन के साथ, कितने वलवले के साथ ये गेम के लिए अपने आप को टाइम निकाल के आ रहे हैं। सुबह सुबह इतनी नींद प्यारी होती है, लेकिन वो मेहनत कर रहे हैं कि हम नेशनल चैम्पियनशिप में अच्छा मुकाम हासिल कर सकें। और इसी तरह लड़के शाम में आ रहे हैं, और ये हमारा स्टांस है कि हम चाहते हैं कि ये बच्चों के लिए कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। तो इस वजह से जब तक रिप्लेस नहीं होंगी, जो कह लें कि वड्डियाँ मछलियाँ जब तक नहीं हटेंगी तब तक कुछ नहीं होगा। खान साहब पे उम्मीद है, नाउम्मीदी नहीं है, लेकिन अभी तक खान साहब ने भी कुछ ऐसा करके नहीं दिखाया स्पोर्ट्स के लिए भी कि जिससे हम कहें कि वो खान साहब ने स्पोर्ट्स के बहुत वो लवर रहे हैं, स्पोर्ट्स में उनका बहुत नाम रहा है कि वो बहुत कुछ करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं कर सके। शायद उनकी पॉलिसियाँ जो है ना वो उन लोगों के पैरों के नीचे रोंदी जा रही हैं, जो कुछ नहीं हो रहा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा कि खान साहब तो नहीं कुछ कर रहे, लेकिन आप डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से कभी मुलाकात हुई, उनसे कोई इश्यूज शेयर किए, उन्होंने कोई हेल्प आउट किया, डीसी ने, कमिश्नर ने?
मेरी जो नेशनल चैम्पियनशिप है उसके लिए मेरे प्रेसिडेंट जो हैं वो एडिशनल आईजी हैं गुलाम महमूद डोगर साहब। उन्होंने बात की कमिश्नर साहब से, उन्होंने अलाउ किया कि ठीक है जी हम आपको फंड देते हैं, लेकिन आप पहले देखें कि क्या गवर्नमेंट आपको अलाउ कर रही है। मैं आपको अर्ज कर रहा था कि 29 से 2 अगस्त हमने डेट, ये तीसरी मरतबा डेट मैंने एक्सटेंड की है। तो अब 29 से जो 2 अगस्त की डेट है, मैं देखता हूं कि दूसरे सूबों में हमारी गेम्स हो रही हैं। अभी रिसेंटली हमारी नेटबॉल की चैंपियनशिप हुई है जो इसी लास्ट मंथ इसी डेट को थी, और पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड में वो कंडक्ट की गई। उसके अच्छा, बाद यहीं से बात को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया है। तो नाज़रीन यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू के हवाले से बात करें। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के करंट क्या सूरत हाल है। जहां पर क्रिकेट या फुटबॉल जैसे स्पोर्ट्स आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस कर रहे हैं, वहीं पर इतने जो और स्पोर्ट्स हैं उनको कम्प्लीटली इग्नोर किया जा रहा है, किसी का ध्यान ही नहीं है उस तरफ। यहाँ तक कि आज प्लेयर्स को, जो एक बात सुन के मेरा दिल बहुत दुखा है कि प्लेयर्स को फटे जूतों को कपड़ा बांधकर ट्रेनिंग करनी पड़ी है। और ये हमारे लिए शर्म की बात है कि हम लोग एक ऐसा मुल्क होते हुए जो इतनी चीज़ों में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, एक्सपोर्ट्स के अंदर आगे जा रहे हैं, वहीं पर हम अपने प्लेयर्स को, हमारी जो स्पोर्ट्स की दुनिया है, स्पोर्ट्स से जो मोहब्बत है हर पाकिस्तानी को, उसको इस तरह से शर्मिंदा कर रहे हैं। फातिमा हमारे साथ मौजूद है। फातिमा, और किस तरह के मसाइल हैं जो आपको जब से आपने ट्रेनिंग स्टार्ट की है, 4 दफ़ा आपने नेशनल चैम्पियनशिप्स भी जीती हैं, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है आपका चैम्पियनशिप्स के अंदर कि आपको लगा कि वहाँ पर किसी तरह की आपको मदद की जा रही थी, आपकी कोई बात जो है वो सुनी जा रही थी? देखिए, जो कंपटीशन होते हैं वो तो वहाँ पे जाके कोई मसला नहीं होता, क्योंकि हम सारा साल इसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं कि हमने वहाँ पे जाके 1 या 2 दिन खेलना है। तो वहाँ पे जो हमारा फोकस होता है वो फुली क्या हमारा। आपको उनके लिए किट्स प्रोवाइड की जाती हैं? जी, वापडा की तरफ से किट्स प्रोवाइड की जाती है, लेकिन वो स्पाइक्स के बगैर, सिर्फ मैंने आपको बताया वो पेरेंट्स के लिए सिर्फ पहननी होती है, क्योंकि वो हर टीम ने पहननी होती है। टीम वाइज आपने खड़े होना है, फोटो सेशन भी होता है उसके लिए। लेकिन जो स्पाइक्स वगैरह हैं वो हमारी अपनी जिम्मेदारी है। वो मिलते भी तकरीबन काफ़ी कॉस्टली हैं और इधर से मिलते भी नहीं है। बाहर से हमें मतलब मंगवाएं तो उसके शिपिंग चार्जेस वगैरह इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते वो। तो इसलिए हम लोग जो ज़्यादा कोशिश ये करते हैं कि यूज़ में से ढूंढ लें, वो इस्तेमाल कर लें, अपना टाइम पास कर लें। तो मुश्किलात तो काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा जो सामान हमारे पास नहीं है, जो मतलब वर्ल्ड लेवल पे अभी जो करंट चीज़ें चल रही हैं वो हमारे पास नहीं है। हमारे पास 1980-90 का सामान जो पड़ा हुआ है स्कूलों कॉलेजों में, वही लेके हम लोग उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं ताकि सिर्फ अपनी ट्रेनिंग कर सकें। ओलंपिक्स अभी हो रहे हैं, ऑफ कोर्स पूरी दुनिया का ध्यान उस तरफ है। अभी हाल ही में एक पाकिस्तानी वेट लिफ्टर जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी पॉपुलर हो गए। क्या इस तरह का सोशल मीडिया का जो फेम है, उसके अलावा किसी प्लेयर के लिए पाकिस्तान में हाईलाइट होना, और पहले भी इस तरह से हो चुका है, कई लड़कियां लड़के डिफरेंट स्पोर्ट्स से जो है अचानक से सोशल मीडिया पे आपको फेम मिलता है, तो क्या उसके अलावा भी कोई तरीका? इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, हमें अचानक से ही फेम मिलता है। क्योंकि ये जो चीज़ है ना, आप जैसे एक सिस्टम बना होता है ना कि आप जैसे जैसे मैं कोई गेम कर रही हूँ या क्रिकेट को ही आप ले लें। क्रिकेट में सबको पता है कि अच्छे प्लेयर्स हैं, उनको पता है कि हमें इस लेवल पे जाएंगे तो हमें ऑटोमेटिकली फेम भी मिल जाएगा, हर चीज़ हमारे पास हो गई। हमारी गेम ऐसी है कि हमें कोई पता नहीं, हमारे जो हमसे पीछे जो है उनको भी कोई पता नहीं है कि हम क्या करेंगे आगे जाके, या हमारे जो सीनियर्स हैं उनको क्या मिला है आगे जाके जो हमें मिलेगा। उनके पास कोई मोटिवेशन नहीं है। हम लोग जो अगर हमें कुछ मिल रहा हो तो हम नीचे वालों को भी बताएं, कोई डायरेक्शन नहीं। बिल्कुल, अगर उनको बताएं कि भी हम लोग यहाँ पे अच्छा फेम मिला है, हमें कुछ मिला है, मीडिया से भी मिला है, तो उनको बताएं, उनके अंदर भी करेज हो, उनके अंदर भी मोटिवेशन उनको मिले, एक रीज़न मिले गेम को कंटिन्यू करने की। हाँ भी आगे जाके ये हमें अचीवमेंट मिलेंगी, ये सारा कुछ मिलेगा, तो शायद वो लोग करें। लेकिन जब जैसे हम स्ट्रगल कर रहे हैं तो स्ट्रगल को देख के तो कोई मतलब स्ट्रगल शुरू नहीं करता। हाँ, कामयाबी को देख के ज़रूर लोग स्ट्रगल शुरू करते हैं, तो उसके अंदर बस यही चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं। फैसलाबाद से आपका ताल्लुक है और 4 दफ़ा नेशनल चैंपियन रही। क्या इंतज़ामिया की जानिब से किसी तकरीब का एहतमाम किया गया, या आपके डीओ की जानिब से, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की जानिब से आपके एजाज़ में कोई तकरीब का एहतमाम किया गया? हमारी जो, मैं आपको ये एक कह लें मजाकिया ही बात है, हमारा जो नेशनल कंपटीशन होता है जहाँ पे मैं या कोई भी नेशनल चैंपियन बनता है, वहाँ पे 5000 उसका प्राइज़ है। सिर्फ 5000 रुपया? ये तो फिर मजाक है।
तो वो इसके पीछे आप क्या मतलब हम क्या उम्मीद रखते हैं कि कोई तकरीब वो करेंगे या मतलब कुछ ऐसा हमें करने के लिए कुछ रखेंगे? नहीं, इसके कंपैरिजन में क्रिकेट या फुटबॉल के लिए नेशनल चैंपियनशिप में कितना आप देख लें क्रिकेट की जो PSL होती है उसमें हर प्लेयर का मतलब उनका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, बिल्कुल उनका जो यही हाईलाइट करना चाह रही हूँ उनका अगर हमें मतलब बाकी स्पोर्ट्स को जो क्रिकेट का 50% भी मिल जाए ना, तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के बहुत सारे मेडल्स आएंगे ओलंपिक्स में। 50 का मैं कहता हूँ 25% बिल्कुल, आप वही ना, जो सारा पैसा तो क्रिकेट में जा रहा है, तो बाकी प्लेयर्स तो बस डीमोटिवेशन हो रहे हैं, उनमें कोई मतलब करेज नहीं है कुछ करने के लिए। जब आपको आगे कुछ नजर नहीं आएगा तो आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं? सजाद साहब, ये बड़ा मेजर डिफरेंस है वैसे, और इससे डिस्करेज होते हैं हमारे स्टूडेंट्स। बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के हवाले से पंजाब को हब समझा जाता है। पंजाब में इतनी स्ट्रेंथ है बच्चों में, लड़कियों में भी और लड़कों में भी। अगर इन बच्चों को प्रमोट किया जाए तो ये बच्चे, जैसे ओलंपिक्स में चंद लोग पार्टिसिपेशन के लिए गए हैं, आज बहुत ज़्यादा तादाद हमारी वहाँ पे पार्टिसिपेशन के लिए गई होती। बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन जब उनको डाइट नहीं मिलती, उनको फंड्स नहीं मिलते, उनको करेज नहीं मिलती, तो बच्चे जो डिमोटिवेट हो जाते हैं। इस वजह से ये वो ख़ास बात है जिस पे हमें हमारे इदारों को काम करने की बहुत ज़रूरत है। प्राइम मिनिस्टर साहब से अगर आप कुछ कह सकते हो, वो डेफिनेटली इमरान खान एज अ पॉलिटिशियन, अगर हम ना भी बात करें, हम एज अ क्रिकेटर बात करें, तो उन्होंने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप तक लेकर गए हैं वो। अगर आप उनसे अभी कुछ कह सकते हो जी, तो स्पोर्ट्समैन थे तो उन्होंने वर्ल्ड कप तक वो लेके गए, पाकिस्तान को उन्होंने पूरी दुनिया में नाम दिया। मैं बिल्कुल उनको कहना चाहूँगा, बल्कि एक दो और मैसेज भी मैं देना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं हमारे PM साहब को ये कहना चाहूँगा कि लोगों का बहुत ज़्यादा आपके ऊपर यकीन है कि आप स्पोर्ट्समैन थे, तो आप अपने टेन्योर में स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा फ़रोग देंगे। लेकिन देखने में ये आया है कि हमारे जो अदारे हैं वो स्पोर्ट्स के फ़रोग के लिए कुछ भी हिकमत अमली नहीं कर पा रहे। इसकी क्या वजूहात हैं ये हम नहीं समझ सकते। और इसके साथ साथ मैं वालिदैन से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अपने बच्चों को मोटिवेट करें और स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब करें। आज नहीं तो कल फिर से वही जो है स्पोर्ट्स है, उसी तरह से लोग जो है हमारे पूरी दुनिया में लोहा मनवाएंगे। आपने 10 साल पहले की बात की थी जी। 10 साल पहले के जो स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स थे, उनके कंपैरिजन किया जाए आज से, तो बड़े हैं या कम हुए हैं? कम हुए हैं, ख़त्म हो गई है स्पोर्ट्स हमारी। मैं बता रहा हूँ कि ये 10 साल जो अर्सा था उसमें हमारी स्पोर्ट्स ख़त्म हो गई है। इवन के देखें, अब प्राइमरी जितने हमारे फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स हैं, वो क्लास से बच्चों को निकाल ही नहीं पाते, ड्रिल्स ही नहीं होती। पहले PT मास्टर सुना हुआ आपने कि PT मास्टर ये करते थे कि बच्चों को एक पीरियड दिया जाता था कि वो आप बाहर निकलें, फिजिकल ट्रेनिंग करें, कोई ना कोई ड्रिल करवाते थे। लेकिन अब वो भी नहीं करवाई जाती। हमारी जितनी फिजिकल टीचर्स हैं वो कुछ भी नहीं करवा पा रहे, बच्चों का इंटरेस्ट ही नहीं रह गया इसमें। और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ये प्राइमरी से हाई, और हाई से फिर उसके बाद जब बच्चे कॉलेजेस में आते हैं, तो स्पोर्ट्स जो है, हम देखते हैं बहुत सारी जगहों पे जब बच्चों को हम स्पोर्ट्स के लिए लेने जाते हैं, उनको सेशन देते हैं, तो वो बच्चे, उनका वो पोस्चर ही नहीं होता कि ये बच्चे फिजिकल करें। इवन के फिजिकल स्टडी करने के बावजूद उनमें वो पोस्चर नहीं मिलता हमें जो स्पोर्ट्स मैन में होना चाहिए। क्या टीचर्स और स्कूल्स की तरफ से भी डिस्करेज किया जाता है? जी बिल्कुल, टीचर्स भी कुछ नहीं करती, वो भी। अब देखें, हम सर्टिफिकेट तो ले लेते हैं, लेकिन हम लोग प्रैक्टिकल नहीं करते। आज मैंने नोट किया है कि बहुत सारे लोग फिजिकल में डिग्रीज लेके आ जाते हैं, सीट पे बैठ जाते हैं, लेकिन उन लोगों ने प्रैक्टिकल वर्क नहीं किया होता, और इसकी वजह से आगे वो बच्चों को डिलीवर भी नहीं कर पाते। अब देखें ना, अगर डिफरेंट ममालिक में देखें तो वहाँ पे स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स को, उनको यूनिवर्सिटी के अंदर आसानियाँ होती हैं, उनको पूरा वक्त दिया जाता है कि अगर आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो आपको उतना वक्त दिया जाएगा, पढ़ाई इतना बर्डन आप पे नहीं डाला जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में, इस बारे में मैं आपको एक और भी मोटिवेशनल मैसेज देना चाहूँगा। We are 7 players in my family and 5 are international. माशाल्लाह, ठीक है। और हमने जितनी भी स्टडी की है, हमारी बेसिक जो है वो मास्टर्स है, और सारी फ्री ऑफ कॉस्ट हमने एजुकेशन हासिल की है। इसकी वजह सिर्फ ये कि वी आर गुड प्लेयर्स। क्या बात, ठीक है। वापडा में हैं 19 ग्रेड्स में, और इंटरनेशनल हैं 10-10, 12-12 टूर्स किए हुए हैं। मैंने 2-3 टूर्स किए हैं, हमने सेशंस किए हैं। लेकिन बात यह कि अब थ्रोबॉल की जो
स्टार्ट फेडरेशन थी, उसमें स्टार्ट में ही हम लोगों ने कोर्सेज करने के बाद हमने टीम्स बनानी शुरू कर दी। एज ए प्लेयर मैं इसलिए ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर सका अपने पाकिस्तान के लिए, लेकिन मुझे चांस इस तरह का मिल गया कि मैं कोचिंग में आ गया, और कोचिंग के बाद फिर मैं इंटरनेशनल टूर्स करवाए। मैंने एशियन चैम्पियनशिप में हमने सिल्वर मेडल लिया, फिर श्रीलंका में हमने सिल्वर मेडल लिया, फिर नेशनल कोर्सेज किए, और सिर्फ इस वजह से कि ये स्पोर्ट्स की वजह से था। स्पोर्ट्स थी तो हम लोगों ने इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में आपने बात की 2006 से आप जो है इस फील्ड के अंदर है, क्या आपको लगता है कि वो टेन्योर जो था, वो टाइम पीरियड था, वो ज़्यादा आसान शौक था बच्चों का, बहुत ज़्यादा शौक था उस वक्त। तो बच्चे ये बिल्कुल भी नहीं सोचते थे कि हमें कुछ बेनिफिट है, वो ये समझते थे कि हमने हेल्दी एक्टिविटी करनी है, ये हमारी हेल्दी एक्टिविटी है। तो उस वक्त तो ये लोग सोचते ही नहीं थे। मेरी जो मुझसे बड़ी सिस्टर है वो अंडर मैट्रिक थी, उसने इंटरनेशनल टूर किया हैंडबॉल में। मुझसे छोटी जो थी उसका भी पहला टूर जो था अंडर मैट्रिक में हुआ। मुझसे मेरा छोटा भाई था, वो भी अंडर मैट्रिक में उसका इंटरनेशनल बास्केटबॉल में टूर हुआ। पूरी फैमिली मतलब एक छठी 7 प्लेयर थे। एक सिस्टर ने फिर मेरी ने कहा कि जी मैंने जब तक अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं करनी मैंने वापडा ज्वाइन नहीं करना। वो राइफल शूटिंग में उसकी इंडक्शन हुई थी, लेकिन उसने छोड़ दिया था। उसने कहा जी मैंने स्पेशल एजुकेशन में मास्टर्स करना है। फिजिकल वो कर रही थी, रिफा में उसका एमफिल में एडमिशन हुआ। उसने कहा नहीं मैंने स्पेशल एजुकेशन करना। वो थोड़ी हैंडीकैप थी, उसकी टांग थोड़ी खराब थी, इसके बावजूद उसने इंटरनेशनल टूर्स किए हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज के शो में आने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में ये जो ऐसी स्पोर्ट्स हैं जो कि इग्नोर की जा रही है, इनको फंड्स भी दिए जाएंगे और मजीद मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। वंस अगेन आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हन्नान बुखारी और फातिमा नासिर को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हम मिलेंगे आपसे अगली दफ़ा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।